चलिए शुरू करें। एक शायद मुझसे गलती हो गई, इसमें लिखा कि जॉन बांदुरा और एल्बर्ट बांदुरा दो अलग अलग व्यक्ति हैं क्या? आपने परिवार की भूमिका में ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में जॉन बांदुरा लिखवाया था और कल अल्बर्ट। ये अल्बर्ट है इसका नाम। अगर तब मैंने गलती से जॉन बोल दिया तो उसको ठीक कर लीजिए, एल्बर्ट बांदुरा है। पहला सवाल है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग में क्या अंतर है? क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या मतलब है कि जब कोई बच्चा सिचुएशंस को देखे, पहले स्टिमुलस के बाद दूसरा स्टिमुलस है, दूसरे स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्स करता है, धीरे धीरे अगर सेकंड स्टिमुलस की जरूरत खत्म हो जाए और पहले स्टिमुलस से ही वो रिस्पॉन्स आने लगे जो सेकंड स्टिमुलस से होता था, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। बात समझ में आ रही है? ये एकदम सारा सिर के ऊपर से निकला। स्टिमुलस 1, देखो ये है स्टिमुलस 1, इस पर किसने दिया रिस्पॉन्स 1? समझ लीजिए कि उस बच्चे की मां ने दिया, जो कल एग्जाम्पल था ना। तो कोई व्यक्ति दिखा, ये स्टिमुलस 1 है, इस स्टिमुलस 1 को देखकर उस बच्चे की मां ने रिस्पॉन्स 1 दिया। ये रिस्पॉन्स 1 स्टिमुलस 2 हो गया उस बच्चे के लिए। स्टिमुलस 2 को देखकर बच्चे ने रिस्पॉन्स नंबर 2 दिया। ये सिचुएशन है। एक समय के बाद, क्योंकि बच्चा बार बार देखता है कि रिस्पॉन्स 1 जो उसकी मां का है वो उसके लिए स्टिमुलस बार बार बनता है, एक समय के बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी और यही स्टिमुलस 1 से ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये प्रोसेस है कि बच्चे अवचेतन स्तर पर कैसे अपने माँ बाप या बाकी व्यक्तियों के व्यवहार से चीजों को सीख लेते हैं। सबलिमिनल है, अवचेतन स्तर पर कैसे चीजें आ जाती हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग कोई अलग चीज नहीं है, वो भी कुछ हद तक वही चीज है। बिहेवियरल फंक्शन का अर्थ मैंने कहा था कि एटीट्यूड के 3 फंक्शन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल। बिहेवियरल फंक्शन अलग से नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसके जीवन में संगति रहे, और संगति का मतलब है जो वो सोचता है, जो वो महसूस करता है और जो वो करता है, कॉग्निशन, अफेक्शन और उसके जो एक्ट्स हैं। जिसके व्यक्तित्व में संगति है वो खुश व्यक्ति है। खुश का मतलब बाकी लोगों की तुलना में खुश रहेगा, उसके जीवन में तनाव कम होंगे, क्योंकि वो अपने ही अंदर बटा हुआ इंसान नहीं है। और यदि कोई चाहे कि मैं बटा हुआ इंसान ना बनूं, सहज इंसान बनूं, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि एटीट्यूड्स के बेस पर अपने बिहेवियर को डिफाइन करें। तो एटीट्यूड्स की वजह से एक तो बिहेवियर करने का ऑप्शन सीधा मिल जाता है कि आपको पहले से पता है कि बिहेवियर क्या करना है, और दूसरा जो व्यक्ति एटीट्यूड के हिसाब से बिहेवियर करता है उसके अंदर दिमाग के अंदर बंटवारा नहीं होता, स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बनता, वो सहज व्यक्ति बना रहता है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फंक्शन है, छोटा मोटा नहीं है। तीसरा है अनवित योजना या स्कीमास। क्या होता है? आपके नोट्स में शब्द आएगा। स्कीमास का मतलब होता है सोचने के खांचे। हम जो सोचते हैं कुछ खांचे बने होते हैं। जैसे एक वही कि अगर आप एक ऐसे परिवार या स्कूल से रहे जहां पर सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता को लेकर कुछ सिस्टम्स बन गए आपके दिमाग के अंदर, बैठ गए आपके दिमाग के अंदर कि इस धर्म के लोग सांप्रदायिक होते हैं, इस धर्म के लोग अच्छे होते हैं, इस राज्य के लोग खराब होते हैं, उस राज्य के लोग अच्छे होते हैं। अभी ढांचे या खांचे बने हुए हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसका मूल्यांकन करने की नौबत आएगी, उस खांचे की मदद से आप तुरंत मूल्यांकन कर लेंगे। इसलिए कहते हैं कि एटीट्यूड्स वर्क एज स्कीमास, स्कीमास की तरह से या खांचों की तरह से काम करते हैं, और इससे आपको हर फैसले में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फैसला लेने का एक सिस्टम, एक ढांचा या एक खांचा पहले से बना रहता है। ये सुविधा रहती है, ठीक है। कानून व्यवस्था दंड के भय से न चलकर समाज के सदस्यों के नैतिक आचरणों से चलती है। किस विचार ने ऐसा कहा? वाह, ये किसी विचारक ने ऐसा खास वाक्य बोलो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको किसी विचारक के नाम से बहुत लगाव है ही तो समाजशास्त्र के अधिकांश लोग, जैसे एक व्यक्ति इमाइल दुर्खीम हुआ, उसने ये कहा कि किसी समाज में कितने अपराध होंगे, कितने नहीं होंगे, ये समाज की अंतः चेतना या सामाजिक चेतना जो सोशल कंशाइंस होती है वो तय करती है। तो आप चाहें तो उसका नाम बोल दीजिए, क्योंकि ये लॉजिक वैसा ही है जो वो बोल रहा था। इमाइल दुर्खीम कहते हैं इस आदमी को। एक बहुत प्रसिद्ध, इस व्यक्ति के साथ एक बहुत प्रसिद्ध रिसर्च एसोसिएटेड है सुसाइड्स के बारे में, आत्महत्याओं के बारे में। दुनिया का सबसे व्यवस्थित अध्ययन इसी व्यक्ति ने किया है। 26,000 केसेस सुसाइड के स्टडी किए, उनको रिसर्च करके फिर कुछ फैसले निकाले, और उन पर फैसला यही निकाला कि सुसाइड कोई इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल फैक्ट नहीं है, सुसाइड एक सोशल फैक्ट है, एक सामाजिक मसला है। इस पर कभी बात करेंगे, जिक्र होगा तो। अंतिम सवाल इनका है, व्यक्तित्व को स्वभाव व चरित्र दोनों में से किसके समीप अधिक माना जाएगा, या यह इन दोनों से पूर्णतः भिन्न है, और व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की स्वयं की कितनी भूमिका होगी? देखो, स्वभाव और चरित्र क्या है? स्वभाव है जो प्रदत्त है, आप जैसे मूल रूप से आपका स्वभाव है, क्या करने का मन करता है वो आपका स्वभाव है, आपकी रुचियां किन चीजों में है, आपका हार्मोन्स का जो ढांचा है वो कौन सी चीजों की तरफ आपको प्रेरित करता है, वो सब आपका स्वभाव है। स्वभाव एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। अब स्वभाव को यदि आपने ठीक से कंट्रोल कर लिया, दूसरी स्थिति है कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब है कि सद्गुण आपके भीतर आ जाएंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुर्गुण आ जाएंगे। और जो चरित्र होगा वो चरित्र ये होगा। चरित्र का बेसिक मतलब है कि स्वभाव और जो आपने अपने भीतर गुण या अवगुण पैदा किए, उनका कुल मिला के बैलेंस आपके अंदर कैसा है। अच्छे से अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में भी स्वभावगत कमजोरियां तो होती ही हैं, बस वो कितना उनको मन के भीतर रखता है, कितना उनको अपने व्यवहार में ले आता है, यही तो अंतर है। इसलिए व्यक्तित्व का ज्यादा संबंध है चरित्र के साथ, कि आपने कैसा कैरेक्टर बनाया है। और इसीलिए कहते हैं कि चरित्र अगर पता लग जाए तो आप किसी व्यक्ति के बारे में पूर्वानुमान कर सकते हैं कि किसी खास परिस्थिति में उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, ये पूर्वानुमान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी कहूंगा, और व्यक्तित्व के विकास में व्यक्ति की स्वयं की कितनी भूमिका होती है। अगर आप मोटिवेशन टाइप की बात मुझसे चाह रहे हैं तो सारी भूमिका हमारी होती है।
कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को जरा तबीयत से उछालो यारो। ऐसे गीत मैं भी गा सकता हूँ, ऐसी बातें करने में कुछ जाता नहीं है। बड़ी बड़ी हाँक लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप एकदम एकदम रूट लेवल पर जाके बात करेंगे तो इसका उत्तर है 0%। मोटिवेशनल सेमिनार में जाके बात करेंगे तो इसका उत्तर है 100%। ठीक, ज्यादा अच्छा है कि व्यावहारिक स्तर पर रहें कि हाँ, अगर हम ठान लें तो हम अपने व्यक्तित्व में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि आप ठान पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आपके चाहने से नहीं होता है। इसमें भी इस बात का फर्क पड़ता है कि आपका जेनेटिक मेकअप, आपका बायोलॉजिकल मेकअप कैसा है, और आपका बायोलॉजिकल मेकअप आपके चाहने से नहीं बनता है। फिर रूट में चले गए, मामला 0 हो जाएगा। तो रूट में जाना ही क्यों है। ठीक, तो हम मेहनत करके ठीक ठाक मात्रा में अपने व्यक्तित्व को मैनेज कर सकते हैं। व्यावहारिक समझ यही है, इसी समझ को मान के चलिए। बहुत डीप जाने का फायदा भी क्या है। आप में से कुछ बच्चों ने आंसर लिख के दिखाए थे, सारे मैं तो चेक नहीं कर पाया, लेकिन एक दो बच्चे जिन्होंने खूब मेन एग्जाम दिया उनको मैंने बिठाया, उनसे चेक करवाए, और 2 उत्तर ऐसे मिले जो शानदार हैं। अब देखो, आप में से कोई मुझे उत्तर कर देगा ना, इस कंडीशन से देने के अगर अच्छा हुआ तो वो उत्तर मैं सब बच्चों को दूंगा। तो मैंने 2 आंसर स्कैन करवा लिए हैं, करवाता जाऊंगा सारे। अंत में जब बैच खत्म होगा आप सबको भिजवा दूंगा सारे अच्छे उत्तर। ठीक है, तो मुझसे उत्तर चेक करवाने में निहित है कि ये सार्वजनिक हो सकता है। ठीक है, सार्वजनिक लाभ में क्या दिक्कत है। इसमें एक उत्तर है जो एक्सीलेंट लेवल का है, उनका नाम है साक्षी पांडे। आप ताली बजा के इनका सम्मान करें। ठीक है, और दूसरा उत्तर जो वेरी गुड लेवल का है वो है शिवानी केसरवानी। अब ये बताइए कल अंतिम पॉइंट क्या हुआ था, एकदम लास्ट पॉइंट। अच्छा हाँ, अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध। एटीट्यूड बिहेवियर लिंक। कल इस पर जो बात हुई थी वो ये कि 1924 में कौन था वो व्यक्ति, ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट की खूब अच्छी स्टडीज हैं सोशल साइकोलॉजी में, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। 1924 में ऑलपोर्ट ने ये कहा कि इसमें स्टडी करने की क्या बात है, डायरेक्ट लिंक होता है। और डायरेक्ट लिंक का मतलब जैसी हमारी अभिवृत्ति होगी, एटीट्यूड होगा, वैसा ही बिहेवियर होगा। कल मैंने आपको ठीक से समझा दिया था, लेकिन क्लास के बाद 2-3 बच्चों ने मुझे कहा कि सर ठीक से निष्कर्ष समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, कल थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 1933-34 में जब अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ, अमेरिका में होता तो डिप्रेशन भी ग्रेट होता है वहां पर। तो 1933-34 में अमेरिकी महामंदी के बीच में एक व्यक्ति ने स्टडी की, 2 साल की स्टडी की, उसका नाम क्या था, ला पियरे। और इस व्यक्ति ने एक देश विशेष के एक कपल को अपने साथ में घुमाया 2 साल तक, वो था चाइनीज कपल। ये लोग करीब 250 स्थानों पर गए पूरे अमेरिका में घूमते हुए, जिनमें से 184 थे रेस्टोरेंट्स, 184 थे, है ना, 184 रेस्टोरेंट्स और 66 होटल थे। 250 जगहों में से कितनी जगह उनको मना किया गया, एक जगह, यानी 249 स्थानों पर उनको भोजन मिला, रहने को मिला। और जब स्टडी किया तो यह भी पाया गया कि आमतौर पर उन सभी का व्यवहार एवरेज से बेहतर था, किसी किसी का एवरेज, जनरली एवरेज से बेहतर था। और एवरेज से बेहतर का मतलब एवरेज किसके प्रति रहा होगा, अमेरिकन के प्रति। अमेरिका में अमेरिका का आदमी आया तो जो व्यवहार हुआ उसको एवरेज मान लीजिए। और जब चाइनीज कपल गया तो एवरेज से बेहतर व्यवहार वहां के होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने या स्टाफ ने किया उनके साथ, ये उसने नोट किया। तो जब वापस हुआ तो उसने सब कुछ चिट्ठी लिखी और कहा कि हम चाहते हैं कि हम एक बिजनेस टाई अप कर लें। चाइना से बहुत सारे लोग आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको घुमाएं और आपके रेस्टोरेंट या होटल में हम उनको स्टे करवाएंगे या खाना खिलाएंगे, क्योंकि एक बिजनेस डील थी। और अमेरिका के वैल्यू सिस्टम में इकोनॉमिक वैल्यूज का महत्व सबसे ज्यादा है, उद्यमशीलता का महत्व सबसे ज्यादा है। धन कमाना वहां सामाजिक सम्मान का सबसे सीधा रास्ता है। भारत में धन कमा के आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा इसकी संभावना अब पहली बार थोड़ी सी होनी शुरू हुई है, इसके पहले नहीं हुआ करती थी। अमेरिका में सामाजिक सम्मान हासिल करने का सबसे सीधा रास्ता है आप धन कमा लें, अमीर हो जाएं, सम्मान अपने आप मिल जाएगा उसके बाद। इसलिए अमेरिकी सोसाइटी में माना जाता है कि जब जब पैसा कमाने की बात आएगी तो कोई व्यक्ति सामान्यतः उसके लिए मना नहीं करेगा। और उन 250 में से 128 ने जवाब दिया, और 128 में से 92% रेस्टोरेंट ओनर्स ने और 91% होटल ओनर्स ने, तो लगभग 92% के आसपास उन्होंने मिला के ये जवाब दिया कि हम चाइनीज लोगों के साथ काम नहीं करना चाहेंगे, चाइनीज लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहेंगे, अपने होटल में स्टे नहीं करवाना चाहेंगे या अपने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाना चाहेंगे। अब ये शॉकिंग है, क्योंकि जब ला पियरे उनको लेकर गया तो न सिर्फ उन्होंने स्टे करवाया, न सिर्फ खाना खिलाया, बल्कि अपना व्यवहार भी औसत अमेरिकन के साथ जो व्यवहार है उससे अच्छा रखा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा करना चाहेंगे या नहीं तो उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब जब मना कर रहे हैं लिख के तो वो उनका एटीट्यूड है, लेकिन जब कोई आ रहा है तो उसके प्रति उनका व्यवहार वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उनका एटीट्यूड दिख रहा था। और इस बेस पर ला पियरे ने स्पष्ट किया कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक हो, इस बात की गारंटी नहीं है। ये हो सकता है कि हमारा एटीट्यूड हमारे बिहेवियर से एकदम अलग हो। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी में शक होने लगा, इस बिंदु पर संदेह होने लगा, और संदेह बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि 1969 में एक और मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है विकर, VICKER, इसने ऑलपोर्ट की एकदम विपरीत बात कह दी। इसने कहा स्टडी करने की जरूरत ही क्या है, अब सोशल साइकोलॉजी को एटीट्यूड को स्टडी कर देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में कोई लिंक है ही नहीं, ये एकदम दो भिन्न वस्तु हैं। किसी का एटीट्यूड कुछ होता है, बिहेवियर कुछ होता है, क्यों हम बिना बात कितनी ऊर्जा खर्च करें इनको पढ़ने में जब इनके बीच में लिंक है ही नहीं, तो गोली मारो इसको। यहां तक स्थितियां हो गई।
अब सवाल है कि इस पर हमारा निष्कर्ष क्या होगा, और हमारा निष्कर्ष ये होगा कि ला पियरे की स्टडी के बाद अब मूल प्रश्न ये नहीं है कि लिंक होता है या नहीं होता है। अब मूल प्रश्न ये है कि लिंक कब होता है और कब नहीं होता है, क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। और यदि हम ये समझ जाएं कि किन स्थितियों में एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक बना रहता है और किन स्थितियों में नहीं बना रहता है, तो हम इस प्रश्न को ज्यादा ठीक से समझ पाएंगे, बजाय फैसला हाँ या ना में करने के। क्योंकि मैंने कहा ना, एक समय तक जब तक हमारी बुद्धि में भुंदू बना भी रहता है, तब तक हमें हाँ या ना में आंसर चाहिए। जो डाइकोटमी है ना, डाइकोटमिक माइंडसेट को चाहिए हाँ या ना, यस और नो। वो बीच में जो ग्रे शेड्स है ना, 50 शेड्स ऑफ ग्रे जिसको बोलते हैं, उसको देखने को तैयार नहीं है। और ग्रे में इतने शेड्स हैं, जब तक आप उनको देखने की नजर विकसित नहीं करेंगे, भाई देखने का शौक है तो पहले देखने की नजर तो पैदा करो, तब तो चीजें दिखनी शुरू होंगी। नजर मोटी लेके चल रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कोशिकाएं निगाहों से, कैसे होगा? तो पहले नजर तो वैसी हो, तब तो चीजें दिखें। इसलिए अब सवाल यह है कि एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक कब होता है, कब नहीं होता है, हमें यह समझना चाहिए, बजाय कोई घोषणा करने के कि लिंक होता है अथवा लिंक नहीं होता है। तो अब जो निष्कर्ष है सोशल साइकोलॉजी के, मैं सीधे उन पर आ रहा हूं। क्या निष्कर्ष है? निष्कर्ष ये है, पहला निष्कर्ष ये है कि सामान्यतः लिंक होता है। सामान्यतः एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में लिंक होता है। यानी कि व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, यदि कोई विशेष कारण विद्यमान नहीं है तो उसका बिहेवियर वैसा ही होगा। सिंपल सी बात है। ये बात मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, यदि कोई विशेष कारण न हो तो यह संबंध बना रहेगा। और आपकी राय में हमारे जीवन के बिहेवियर्स में, हम जो बिहेवियर करते हैं दिन भर में, परसेंटेज बताइए, कितने प्रतिशत स्थितियों में आप वही बिहेव करते हैं जो आपका एटीट्यूड होता है, और कितने प्रतिशत स्थितियों में आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड से अलग हो जाता है? अनुमान से बताइए कितना रहता होगा। 90% में आप जो है वही बिहेव करते हैं, 70-30, यानी 70% स्थितियों में आपका बिहेवियर वही है जो आपका एटीट्यूड होता है। अच्छा, कोई और बताना चाहे? 20-30, 80, अच्छा 30-70, 30% में ही हम वैसा बिहेव करते हैं जैसा एटीट्यूड होता है। 70% कंडीशंस में हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड से विपरीत या भिन्न होता है। आप ये बताएं कि 50-50 के इधर खड़े हैं कि उधर खड़े हैं, यानी 50% से ज्यादा स्थितियों में हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड के जैसा होता है या नहीं होता है? कितने लोग मानते हैं कि होता है? गुड। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं होता है? और दोनों की संख्या लगभग बराबर है। तो मामला फंस गया बुरी तरह से। इसका मतलब बड़ा मुश्किल हो गया तय करना, बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, ये कह रही है कि मुझे लगता है कि फॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है, लेकिन वैसे होता है। ये बात तो ठीक है, जब किसी फॉर्मल सिचुएशन में है तो ऐसा शायद ना होता हो, इनफॉर्मल में होता होगा। पर हमारे जीवन में इनफॉर्मल सिचुएशंस खुद कितनी होती हैं, ये तो एक सवाल है ही। ऐसी सिचुएशंस जिनमें आप रह सकते हैं, उन सिचुएशंस की मात्रा अपने आप में कितनी है ये तो देखना ही पड़ेगा। और यदि उनकी मात्रा 50 से कम है, 50 से ज्यादा की कम है, अच्छा, आप अपने सामाजिक जीवन में कितने प्रतिशत हिस्से में एकदम सहज रूप में रहते हैं? जैसे टीचर से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, वहां बातचीत कर रहे हैं, कितने प्रतिशत मामलों में आप एकदम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा आपका एटीट्यूड होता है? 75। चलिए, ये तो अनुमान की बात है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इनकी संख्या 50 से कम रहती होगी, लेकिन ये अनुमान की बात है। मैंने वैसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे उम्र बड़ी होगी वैसे वैसे ये संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है तो क्या होगी, मतलब कम रहती है, वैसे वैसे अनुपात थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। किसी को नहीं पता एग्जैक्टली, अनुमान की बात है। तो सामान्य का मतलब वही है। सामान्यतः का मतलब जिस समय आप सहज स्थिति में हैं, जिस समय आप सहज स्थिति में हैं तो आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड्स का ही लॉजिकल रिजल्ट होगा, ये समझ में आता है। और विशेष कारण ना हो तो संबंध बना रहेगा। तो हमें ज्यादा जोर इस बात पे देना है कि किन स्थितियों में इसके विपरीत परिस्थिति हो सकती है जब ये लिंक टूटता है। तो संबंध क्यों टूटता है? अब दूसरा प्रश्न ये हो गया, क्यों और कब ये संबंध टूट जाता है, इस पर हमें कुछ पक्षों को देखना है। देखिए, संबंध टूटने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिनका संबंध हो सकता है सिचुएशन से, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिन परिस्थितियों की वजह से ये लिंक कम हो। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, अभिवृत्ति में भी कुछ ऐसी बात हो सकती है कि अभिवृत्ति की वजह से ही लिंक कम हो जाए। तो पहला कारण है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, दूसरा कारण है अभिवृत्ति या के एटीट्यूड से जुड़े पक्ष। अभिवृत्ति में ही कुछ ऐसा हो गया कि चीजें खराब हो गई, एक ही हो सकता है। तो पहले देखते हैं कि सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। इनको बोलते हैं सिचुएशनल कंस्ट्रेंट या एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बेसिकली जीवन भर में जब भी आप अपने मन के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं, उसकी दो ही वजह आमतौर पर होती है। एक होता है लालच, लेकिन लालच को मनोविज्ञान की भाषा में लालच कहते नहीं है, उसको बोलते हैं एस्पिरेशंस। एस्पिरेशंस के लिए हिंदी में आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? तो आप कहिए महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। मतलब महत्वाकांक्षा की तरह भी सुंदर शब्द बोलिए, इसका देसी मतलब है लालच। लालच को ही जब आप अच्छी भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं महत्वाकांक्षा। जैसे मजा सामान्य शब्द है, सुख उससे बेहतर है, आनंद उससे बेहतर है, मोक्ष उससे बेहतर है, पर बात एक ही है। तो भाव वही रहेगा, लेकिन शब्द से थोड़ा गरिमा बढ़ जाती
महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा में या लालच में व्यक्ति अपने एटीट्यूड के विरुद्ध बोल सकता है। ठीक है, आप लोग तो अच्छे लोग, आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप मुझे बताइए आप उस पर क्या करेंगे। आपका आईएएस का इंटरव्यू है, ठीक है, अटेम्प्ट बेशक पहला हो, लेकिन आपकी राय में आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद आपका मन नहीं देने का। अब बहुत सीरियस है, जब से पैदा हुए एक इच्छा आईएएस बनना है और आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं। मेंस अच्छा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हुआ कि इंटरव्यू खराब होने से आप आईएएस बन जाएंगे। इंटरव्यू का महत्व है ठीक ठाक। आप रिजर्वेशन के घोर विरुद्ध आदमी हैं, मान लीजिए, मतलब पुरुष या स्त्री जो भी हैं उसके विरुद्ध हैं, और आप एक ऐसे बोर्ड में गए जिस बोर्ड के बारे में ये पता चला है कि उस बोर्ड के चेयरपर्सन उस वर्ग से आते हैं जिसको आरक्षण मिलता है, और वो वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने की अपनी कोशिशों के लिए जाने जाते हैं, विख्यात व्यक्ति हैं। आपको ये पता लगा है और आप उस बोर्ड में गए हैं। बात होते होते आपने भगवान से लाख कोशिश की थी, प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान माने नहीं। घूमते घूमते बात आ गई आरक्षण पर। चेयरपर्सन ने हमसे पूछा कि बेटा ये बताओ, आरक्षण के बारे में आपकी क्या राय है? यह सामाजिक समतलीकरण या वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के उपाय के रूप में एक पवित्र उपाय है, या आपको लगता है कि यह समाज के कुछ वर्गों के साथ एक भेदभाव करने वाली कुटिल नीति है? दिक्कत वाली चीज है। आपके मन में आंसर पेट से होते तो यहां तक आ गया था। आपको लगा वही जो मैं हर मोहल्ले में बोलता हूँ आज यहां बोल देता हूँ कि सर देश बर्बाद हो गया इस चक्कर में, इसी वजह से देश बर्बाद हुआ है। और जैसे उत्तर गले के पास तक पहुंचा, आपको याद आया कि ओहो, जो पूछ रहे हैं प्रश्न, उनके इस मामले में प्रतिबद्धता जग जाहिर है। प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, टीवी पे देखा है, अखबारों में लेख पढ़े हैं और आज सामने बैठे हैं। और यदि आपने बोल दिया कि आरक्षण बुरा है, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी उसी आरक्षण की, फिर नहीं होगा। तो मुझे बताएं कि सिचुएशन को ठीक मानते हुए कि ऐसा आपके साथ हुआ, आप में से कितने लोग वहां आरक्षण का विरोध करेंगे? हाथ खड़ा कर लें। इसके बाद भी विरोध करेंगे? 1 2, देखिए 2 ही परमवीर चक्र होल्डर्स यहाँ बैठे हैं, बाकी सब डरपोक बैठे हुए हैं। और परमवीर चक्र की दिक्कत है कि जनरली मरणोपरांत मिलता है। तो मरणोपरांत का मतलब रिजेक्शनोपरांत समझ सकते हैं, सिलेक्शनोपरांत नहीं, रिजेक्शनोपरांत का खतरा हो सकता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि आपकी राय आरक्षण के पक्ष में विपक्ष में, मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपकी राय विपक्ष में हो, मैं तो ये भी मानता हूं कि कोई समझदार व्यक्ति आरक्षण की नीति के विरोध में होना भी नहीं चाहिए। अगर हो तो केवल इस बात पे हो सकता है कि उसके इंप्लीमेंटेशन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सुधार होना चाहिए, लेकिन मूल नीति के खिलाफ अगर आप हैं तो इसका मतलब सोशल अंडरस्टैंडिंग हमारी वैसे भी कमजोर है। तो चलिए 2 को छोड़ के बाकी लोगों ने, अगर मान लें 500 बच्चे, 498/500 गुणा 100 कर लीजिए, तो इस वक्त 99.6% लोगों ने ये कहा कि मजबूरी में गधे को बाप बना लेंगे। यानी कि लालच आएगा तो अपने एटीट्यूड की ऐसी की तैसी बढ़ा देगा, एटीट्यूड अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे ना। बस ऐसे करके ना बोल देना, ऐसे करके। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कसम खाते हैं, एक हाथ पीछे करके ऐसे कर लेते हैं कि मम्मी आपकी कसम, मैंने झूठ नहीं बोला। पीछे हाथ, तो बच्चों के दोनों हाथ दोनों पैर सामने रखने पड़ते हैं कसम खाने के टाइम में। कई बच्चे पैर से भी कर लेते हैं। तो उनमें ये वाली क्षमता बड़ी जबरदस्त विकसित हो जाती है, कैसे कसम का इफेक्ट जो आध्यात्मिक प्रभाव कसम का आता है उसे कैसे रिजेक्ट करना है। तो यमराज देखते कसम खा रहा है, फिर देखा ऐसे कैंसिल हो गया, वरना यमराज तैयार है कि भी गर्दन काटता हूं उसकी, कसम खाई है इसकी। तो पहली बात से आप सहमत है कि एस्पिरेशंस की स्थिति में व्यक्ति अपने एटीट्यूड के विरुद्ध व्यवहार कर सकता है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अगर आपको होमवर्क करना हो इथिक्स में, अगर आप सोचे कि हम घर पे क्या करें, हर स्थिति के मामले में 1-2 अच्छे एग्जांपल सोचिए। मैं आपको लगभग हर चीज का एग्जांपल दूंगा ताकि कंसेप्ट एकदम स्पष्ट हो जाए। जितने एग्जांपल्स आपके मौलिक होंगे, आपका उत्तर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, जो एक काम आप कर सकते हैं वो ये कि एग्जांपल्स अपने जीवन से जुड़े हुए नए-नए सोचते रहिए, और बहुत गोलू किस्म के मत देना, है ना, बहुत गोलू या बहुत साधारण ऐसे मत दीजिएगा, थोड़ा ठीक लगे सुनने में। दूसरा होता है सोशल प्रेशर्स। और मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति झूठ जब भी बोलता है तो आमतौर पर 2 ही कारण होते हैं, लालच या भय। सोशल प्रेशर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? सामाजिक दबाव है। और दबाव को कितना भी कर लीजिए, इसका मतलब तो भय ही हुआ, सामाजिक दबाव। आप लोग तो साहसी हैं, आप पर समाज के दबाव का फर्क पड़ता ही नहीं होगा, आपको देख के लगता है पड़ता है। चलो, नहीं तो समय के साथ पता लग जाएगा। अगर आपको ऐसी गलतफहमी है भी कि नहीं पड़ता है तो समय के साथ सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक दबाव के हजारों उदाहरण हो सकते हैं कि जहां एटीट्यूड की ऐसी की तैसी हो जाती है एकदम। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप यहाँ से पढ़कर या कोई डीयू से पढ़कर, कोई जेएनयू से पढ़ के गया है, एकदम सामंती माहौल से निकला था, जमींदार साहब के घर से आया था, मूछें ऐसी वाली थी जब आया था, और जेएनयू डीयू में कुछ पढ़ने के बाद अब उसके मन से जातिवाद खत्म हो गया है, संप्रदायवाद खत्म हो गया है, बहुत ही आधुनिक, उत्तराधुनिक व्यक्ति हो गया है, और अपने घर गया है किसी उत्सव में, और उसके घर पे तो जातीय व्यवहार जम के होता है। किसी निम्न कहे जाने वाली जाति के व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि उसी घर में आके सोफे पर बैठ जाए, वो नीचे बैठते हैं। अब कुंवर साहब जेएनयू से आए हैं, तो जैसे ही देखा कि भाई एक आदमी नीचे बैठा है, कुंवर साहब से रहा नहीं गया, उनका जेएनयू जाग उठा अंदर से। उन्होंने मेरे पापा से कहा, पापा ये ठीक बात नहीं है। पापा बोले अच्छा, पहले तो ठीक बात थी ये बेटा, जब तुम गए थे यहाँ से तो ठीक ही बात थी। बोले पापा तब की बात अलग है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और उसे सारे दे दिए एग्जाम्पल। और पापा ने कहा बेटा मैं इनसे बात करूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। पहले उसको भेजा पापा ने, फिर उसको बुलाया अकेले में, और बेटा आओ जरा बात करते हैं। फिर आप समझ गए क्या होगा। इतना उसकी सुताई करेंगे, इतनी सुताई करेंगे कि उसके बाद अगले 10 साल तक कभी सामाजिक भेदभाव पे अपनी मुंह नहीं खोलेगा। अब ये बच्चा नेक्स्ट डे फिर से देखने को जाके नीचे बैठा है, तो फिर से कुछ बोलेगा या चुप रहेगा? चुप ही रहेगा। और कोई आके बोला गरीब आदमी कि बाबूजी सुने कल आपने कहा था ऊपर बैठना चाहिए, मैं कहाँ बैठूं?
ये क्या बोलेगा, भाई तो नीचे बैठ जा, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ कल से, तो नीचे बैठ जा, मुझे इतना पीटा है मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे सामने चॉइस है नीचे के ऊपर मैं तो इतना पिटा हूँ ना, जहाँ से टच करता हूँ वहीं से दर्द होता है, उल्टा भी नहीं लेट पा रहा, सीधा भी नहीं लेट पा रहा, ये हालत हो गई है। तो भय चीज़ है ना एक, तो भय की वजह से लोग अपने एटीट्यूड्स के विपरीत व्यवहार करते हैं। दूसरा ये, तीसरा हो सकता है वैल्यूज, यानी कि मूल्य। ये एग्जाम्पल भी हमने एक बार डिस्कस किया था, और ये वही एग्जाम्पल है कि दो दुश्मन हैं, आमने सामने आ गए हैं, आज मौका है जान से मार देने का। अचानक उसे क्या बोला, तुम्हारी मम्मी कहती थी कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो, यदि कोई तुम्हारे सामने भीख मांगे तो उसको माफ कर देना चाहिए। तुम्हारी ही परंपरा, तुम्हें दुहाई दे रहा हूँ, रघुकुल रीत तुम्हारी है, बताओ न्याय करोगे या नहीं करोगे। और सोचेंगे यार इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा है। तो आपके ही मूल्य, आपके ही एटीट्यूड के बीच में आ गए, और इस वजह से आप विरोध नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से कहते हैं कि वैल्यू सिस्टम भी एटीट्यूड्स और बिहेवियर के लिंक को कमजोर कर सकता है। इसके ना 50 एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप बस घर जाके थोड़ा सोचिए इसका कौन सा और एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसी 50 चीजें हो सकती हैं। इसका जो आपके सामने आएगा आगे चल के ना, अभी आप जैसे जेंडर इक्वालिटी खूब पढ़ लिया यहाँ पर, या पढ़ते होंगे, सोशल इश्यूज से पढ़ते होंगे कि पुरुष महिला में बराबरी होनी चाहिए और वो सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ तो लिया। अब चेतन वैसा का वैसा है जो बचपन से बना है, देखते देखते जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा तो आपकी पत्नी या पति जो भी होगा, तो जो पत्नी होगी वो बार बार अपने अधिकारों का दावा करेगी कि भाई तुमने जीएस तो बड़ा अच्छे से पढ़ा था, सोशल जस्टिस वस्टिस एथिक्स में टॉप करते थे, और उसमें लिखा था कि बराबरी होनी चाहिए, तो चाय फिर मैं रोज मैं ही क्यों बनाऊं, चाय बारी बारी बनाएंगे, सोम तुम्हारा मंगल मेरा बुध तुम्हारा बृहस्पति मेरा, इस तरह से बनाएंगे। उस समय आपके मन में दो चीजें एक साथ आएंगी। एक आपका एटीट्यूड आएगा पहले वाला, अच्छा मैं आदमियों का चाय बनाऊंगा, आएगा, जोर से आएगा। और ठीक उसी समय मूल्य आएगा अंदर से कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन समानता, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। और फिर आप पाएंगे कि आप गुस्से का जो घूंट होगा ना उसको पी जाएंगे, और फिर आप चाय बना के ले आएंगे। वैल्यू समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे वैल्यू बीच में आती है, तो एटीट्यूड बिहेवियर लिंक कैसे टूट जाता है, ठीक है। चौथी चीज हो सकती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एक फैक्टर होता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर होगा। देखो व्यक्ति होते हैं वही तीन तरह के, एक होते हैं दबंग टाइप के, और दबंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, DABANGG। डबल जी होता है, सिंगल जी में सलमान खान पूरा नहीं आता है, डबल जी लगाना पड़ता है तब बनता है। दबंग के लिए है डोमिनेटिंग। इसका ठीक विपरीत होता है दब्बू। दब्बू वो है जो बार बार सोचता है सवाल पूछ लूं क्लास में, फिर तो छोड़ो यार मर जाएंगे, क्या पूछना है। तो बताओ दबंग कौन होता है, जो बात बात पर सवाल पूछे या टिप्पणी दे, वो दबंग लोग हैं। हर क्लासरूम में 3-4 बच्चे दबंग होते हैं, सामान्य बात है, ये आंकड़ा यही रहता है हर क्लासरूम में, 3-4 दबंग होंगे, 90% बीच में स्थिति में होंगे, असर्टिव होंगे, और कुछ लोग डरेंगे। उनके मन में आता है, कल एक बच्चे ने कहा कि कई बार सवाल पूछूं, सोचता पूछ लूं फिर नहीं पूछ पाता हूं, ऐसे कई बच्चे होते हैं। तो बीच वाली जो स्थिति है वो क्या है, असर्टिव। असर्टिव, ठीक है, इसको असर्टिव ही लिख के जाएगा परीक्षा में। अब आप मुझे ये बताएं कि जो दबंग टाइप का आदमी है उसका एटीट्यूड बिहेवियर लिंक स्ट्रांग होगा या वीक होगा, स्ट्रांग होगा। वो तो वो आदमी है, हम जहां खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है, उसे किस बात का भय है। जिस व्यक्ति पर भय सबसे कम होगा वहां एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक सबसे स्ट्रांग होगा। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना सामाजिक दबाव का फर्क पड़ता है, ना किसी और दबाव का फर्क पड़ता है, मस्त मौला आदमी है, कोई क्या बिगाड़ेगा उसका। जिसे समाज में इज्जत की परवाह खत्म हो जाए, मान लीजिए हमारी सोसाइटी में ऐसा एक व्यक्ति रहता है, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बात करेंगे। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए है, उसको फर्क पड़ना बंद हो जाए, आप उसे कैसे कहेंगे कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, ठीक है नहीं है तो ठीक है। एक महिला का नाम सुना होगा, मीराबाई, आपने सुना है, राजस्थान में हुई मध्यकाल में। तो मीराबाई अपने लास्ट फेज में उस तरह की हो गई थी, दबंग टाइप की। तो एक बहुत रोचक एग्जाम्पल में, वो सड़क पे जा रही थी, उसे कपड़े ठीक नहीं थे उसकी बॉडी पर, तो किसी ने कहा कि भाई थोड़ा कपड़े ठीक से पहना करो। तो मीरा ने क्या जवाब दिया, अरे भाई अगर तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं है तो देख कह रहे हो, नजर पे पर्दा करो। पर्दा मैं क्यों करूं, पर्दा नजर पे करो, अपने घर का पर्दा कर ले। मैं जोगन बोरानी की, मैं तो पागल हो चुकी हूँ, पर्दा करना है अपने घर में करो, मुझसे मत करवाओ। अब कोई अगर इस टेम्परामेंट का व्यक्ति हो कि भैया अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तो मत देखो। आप कहें कि यार ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा तुम्हारे ऊपर, हाँ तो मत देखो। तुम ठीक से बात नहीं करते, मत सुनो, भागो ऐसे, चलो ठीक से बात नहीं कर रहे। कोई इस तरह का आदमी है तो उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो वही करेगा जो उसका टेम्परामेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो सबमिसिव व्यक्ति होता है वो बेचारा हर काम करने से पहले 4 बार तस्दीक कर लेता है कि सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, कि भैया चले जाएं क्या, भैया चले जाएं, भैया फिल्म देख लें, भैया बुरा तो नहीं मानेंगे, भैया भैया मैं क्यों बुरा मानूं, नहीं भैया कहीं बुरा मान जाए, चले जाए भैया। हर हॉस्टल में 2-3 पीस ऐसे होते हैं, हर बात भैया ऐसा कर लें, भैया ऐसा कर लें। तो जो सबमिसिव है उसको कोई जरा भी दबाव डालेगा तो वो अपने एटीट्यूड के विरुद्ध काम करेगा, उसका बिहेवियर का लिंक कमजोर हो जाएगा। समझ गया आपकी बात। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इस बात से मतलब एक कारक होता है कि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स और बिहेवियर का लिंक कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा। ये पहली बात हो गई। ये हो गया सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स। सिचुएशन में हमने व्यक्तित्व को भी एक सिचुएशन रख लिया कि व्यक्तित्व भी अपने आप में स्थिति है ना, कि किसी का व्यक्तित्व स्थितियों से टकराने में कितना सहज है। किसी का जीवन समतल नहीं होता, ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी पहाड़ की तरह स्थिति आने वाली है,
वहां पता लगेगा कि आपका व्यक्तित्व उन स्थितियों को झेलने में कितना सक्षम है, और अगर वह टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि कमजोर हैं, और यदि मुश्किल स्थितियां झेलते हैं तो इसका मतलब है कि क्या है, दम है। तो दम आपने तो, हाँ, जिगरा है, क्या बात है, जिगरा है, बहुत बढ़िया। अब आइए, अभिवृत्ति से जुड़े पक्षों में मुख्य रूप से दो वर्गों में हम बात कर सकते हैं, दो वर्गों में। एक हो सकता है कि अभिवृत्ति की ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड। आपके नोट्स में यही पॉइंट्स थोड़ा अलग वर्गीकरण के साथ हैं, मैं थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन चेंज कर रहा हूं, पॉइंट्स वही हैं, आप मिला के देखेंगे समझ में आएगा। और दूसरा एक शब्द है स्पेसिफिसिटी। क्या चीज, इसमें 3 दिए हैं, चिंता मत करो, बस कुल मिला के ज्यादा ही आएंगे, चिंता मत करो, यहां हम 2 लेके चल रहे हैं। एक है स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड, एक है स्पेसिफिसिटी। स्ट्रेंथ तो आप कह सकते हैं बल, शक्ति, ताकत। तो अभिवृत्ति में ताकत कितनी है, अभिवृत्ति में बल कितना है, एक तो ये होता है। स्पेसिफिसिटी शब्द का सटीक हिंदी अनुवाद मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो क्या करें बताइए, इसमें कह लीजिए, काम चलाने के लिए विशिष्टता चला सकते हैं, नोट्स में यही शब्द है विशिष्टता, ठीक है, हम इससे काम चलाते हैं, चल जाएगा। मतलब विशिष्टता में यूनिकनेस का भाव ज्यादा आता है। स्पेसिफिसिटी मैं कुछ सेंस समझाता हूँ, फिर आप बताइए कि अनुवाद ठीक है या कुछ और करना चाहेंगे। तो पहली बात है कि अब सिंपल सी बात है, आपकी कई एटीट्यूड्स हैं, कुछ हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनको लेकर आपका इंटेंसिटी का लेवल बहुत ऊंचा है। जैसे अब अयोध्या में मंदिर बनने वाला है, तो सबका अलग अलग माइंडसेट है। कुछ का है कि ठीक है बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनता तो भी क्या दिक्कत है। कुछ का ये रहता है, कुछ का है अच्छा है, बन रहा है, बढ़िया है, बन रहा है, जाओगे बनाने के, जाएंगे नहीं, बन रहा है, बढ़िया है, घूमने जाओगे, हाँ कभी घूमने चले जाएंगे। कुछ का ये रहता है, कुछ कहते हैं बन रहा है एकदम ठीक बन रहा है, हम जाएंगे बनाने के लिए, कुछ मूड में रहते हैं। कुछ क्या बोलते हैं वहां जाके 6 महीने रहेंगे, अपने हाथ से ईंटें उठाएंगे, रामलला का मंदिर बन रहा है, इसका एटीट्यूड थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है। और कुछ तो वही है ही 10 साल से, इसी ताक में कि मौका मिले तो बनाए। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मुद्दे पर विभिन्न व्यक्तियों के एटीट्यूड की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। कई लोग समर्थन में होंगे, किंतु समर्थन की तीव्रता, समर्थन की मात्रा, इंटेंसिटी, उसका अंतर हो सकता है। तो कॉमन सेंस से बताओ, जिस व्यक्ति का एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वहां एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक मजबूत होगा या कमजोर होगा, मजबूत होगा, सिंपल सी बात है। तो पहली बात यह कि स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड अगर है तो उससे ये लिंक जो है मजबूत होने की संभावना बढ़ती है। तो अब हमें समझना यह है कि कौन सी परिस्थितियों में एटीट्यूड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये लिंक वीक हो जाता है, क्योंकि होगा वही कि जहां लिंक कमजोर हुआ मामला बिखर जाएगा। एक शब्द है जिसको बोलते हैं कि पहली बात, यदि कोई एटीट्यूड एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है, एम्बिवेलेंट, इसको हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ, AMBIVALENT, एम्बिवेलेंट, ठीक है, हो गया। इसको हिंदी में आप लिखिए उभयनिष्ठ अभिवृत्ति, उभयनिष्ठ अभिवृत्ति, ठीक है। ये क्या होती है, मैं पहले दिन आपको ये समझा था, लेकिन उसे मुझे कंफ्यूजन बढ़ना है, तो आज यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ, मैंने कहा था कि एटीट्यूड का मतलब है दुनिया के किसी भी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान का होना अभिवृत्ति है। ध्यान है आप लोगों को। लेटेस्ट कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 2000 ईस्वी के आसपास से एक रिसर्च किया, नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम क्यों मान के चलें कि हमारा एटीट्यूड किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक होगा, ये सकारात्मक और नकारात्मक भी तो हो सकता है। अब तक हम मान के चल रहे हैं कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कभी कभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो लोगों ने कहा कैसे भाई, जरा समझा के बताओ। तो उसने जो एग्जांपल दिया, मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया। अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है, अमेरिकन लोगों को जो बीमारियां होती है उनमें से एग्जांपल दिया उसने। तो डायबिटीज का एग्जांपल लिया कि मान लीजिए एक 40, 50, 55 साल का व्यक्ति, उसको डायबिटीज है, शुगर की समस्या है, मधुमेह बोलते हैं ना, मधुमेह की समस्या है, और उसको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, बीमारी की हद तक शौक है। कई लोग होता है कुछ चीज इतनी पसंद आती है, रह नहीं पाते उसके बिना। अब उसने आइसक्रीम खाई, चक्कर आ गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सुई लगा के देखा कि भाई तुम्हारा शुगर जो लेवल है 450 के ऊपर निकल गया है, और इसके ऊपर फिर आदमी निकल जाता है अगर इसको नहीं कंट्रोल किया तो। फास्टिंग में भी बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा देखो 2 ही रास्ते हैं, लंबा जीना है कि मीठा खा के जीना है, सोच लो। मीठा जो है ना जहर है तुम्हारे लिए, जहर, पॉइजन है। तो उसने कहा भाई साहब खाली आइसक्रीम से अगर चल सके तो देखो। तो उसने कहा आइसक्रीम तुम्हारे लिए शुद्ध जहर है, जहर। आइसक्रीम की एक बूंद भी अगर खा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी 3 दिन कम हो रही है हर बूंद से, इतना नुकसान है इसका तुम्हारे ऊपर। तो भूल के भी नहीं खानी आइसक्रीम। उसने कहा मतलब कितनी खा सकता हूँ, हफ्ते में, महीने में? उसने कहा नहीं, साल में भी नहीं खानी है, पूरे 1 साल में एक भी नहीं खानी है। अगर 1 साल कंट्रोल किया उसके बाद साल में 1 कर देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं खानी है। अब इसको बड़ी चिंता हुई, रास्ते में सोच रहा है कि मैं जीऊं या मरी जाऊं, समझ नहीं आ रहा है इसको कि ऐसा जीवन जीने का फायदा भी क्या, ये जीना भी कोई जीना ले लो, ये कोई जीना है। खैर, इसने मन को बहुत कन्विंस किया, कोग्निटिव पॉइंट ला के। इसने जाति गूगल सर्च किया, बैड इंपैक्ट्स ऑफ आइसक्रीम ईटिंग, निकाल लिया 8-10 पॉइंट्स, वो नोट कर लिया। आइसक्रीम से क्या क्या नुकसान होते हैं, रोज सुबह रिवाइज करता है, आइसक्रीम का नुकसान ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। हर आधे घंटे में उसको पढ़ लेता था, दिमाग मजबूत रहे इसका। ऐसे तो करते हैं मजबूत करने के लिए, एटीट्यूड फॉर्मेशन की कोशिश में। इतने में उसके ऑफिस में किसी की रिटायरमेंट थी, उसने सबके लिए आइसक्रीम मंगवा दी, और एक सॉफ्टी, कोन वाली सॉफ्टी, उसका फेवरेट फ्लेवर लेके सामने आया कि चौधरी साहब खा लीजिए। चौधरी साहब की स्थिति सोचिए याद रहा। इस समय जो चौधरी साहब की स्थिति है उसको बोलते हैं एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। उनके मन में 2 भाव एक साथ आ रहे हैं। एक भाव आ रहा है कि तो जहर है, जहर नहीं खाऊंगा, पागल हूं मैं, जहर खाऊंगा। कह रहे अच्छा ठीक है मत खाइए। तो जहर जाने के बाद रुको 2 मिनट, रुको यार, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, रुको ना आराम से, थोड़ा सोचने दो। सोच रहे खाऊं ना खाऊं,
फिर दिमाग में लगा कि 3 दिन कम हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इतने दिन हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर इसका एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग बन चुका है तब तो ये अंत में कहेगा यार सूंघने तो खाली मुझे लाओ ना, सूंघा, लंबी सांस लेके आत्मा के अंदर तो सांस चलेगी, बोला अब ठीक है, अब मैं करेला खा लूंगा और एहसास आइसक्रीम का आएगा मेरे अंदर। और यदि बहुत मजबूत नहीं हुआ है तो क्या करेगा कि एक बाइट ले लेता हूँ, और आपको पता है वो बाइट कभी खत्म नहीं होती, मेगा बाइट हो जाती है उसके बाद, खाते 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 अंत में आखिरी बाइट लेके सोचता है कि क्यों खा ली, पर खा ही लेगा। ये जो दुविधा है पसंद भी है और जहर भी है। दिमाग में कॉग्निशन का एक पॉइंट करे कि जहर है, नकारात्मक रहो, एक पॉइंट करे कि जैसा भी है बहुत टेस्टी है भाई, खा लो। जब ऐसी दुविधा किसी के मन में हो तो इसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति एम्बिवेलेंट एटीट्यूड की स्थिति में है, उभयनिष्ठ अभिवृत्ति की स्थिति में है। उभयनिष्ठ अभिवृत्ति जब भी होगी तो आप बताएं कि व्यक्ति का बिहेवियर और उसका जो लिंक है स्ट्रांग बनेगा या कमजोर बनेगा, कमजोर बनेगा। ये सिद्धांत जिन लोगों ने दिया उस व्यक्ति का, 2 व्यक्ति हैं, उनमें से एक का नाम है आर्मिटेज और एक का नाम है कॉनर। मैं स्पेलिंग लिखता हूं बड़ी बड़ी, ARMITAGE, आर्मिटेज, और दूसरा व्यक्ति है कॉनर, CONNER। मैंने अंग्रेजों के इतने नाम कभी नहीं लिखवाए, पहली बार जीवन में लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नामों से आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप इनका भरपूर दोहन कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और ये स्टडी जो इन लोगों ने की है वो स्टडी 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आप कहें कि आर्मिटेज और कॉनर ने 2000 ईस्वी के अपने अध्ययन में पाया कि उभयनिष्ठ अभिवृत्तियों में व्यवहार के साथ जो लिंक बनता है, संबंध बनता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। एक तो ये बात हो गई कि अगर एटीट्यूड एम्बिवेलेंट है तो ये समस्या आएगी। दूसरी स्थिति है कि एटीट्यूड का ओरिजिन कैसे हुआ है। ओरिजिन का मतलब वो एटीट्यूड कब बना, आपका कैसे बना है। ओरिजिन 3 तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसका संबंध जेनेटिक या बायोलॉजिकल कंडीशन से है। आपको ये वाला पॉइंट ध्यान है ना कि बायोलॉजिकल और जेनेटिक रीजंस भी काम कर सकते हैं इसके पीछे, है ना। बायोलॉजिकल तो ये कि उम्र के हिसाब से हो गया, तबीयत के हिसाब से हो गया, और जेनेटिक ये कि कोई बच्चा बचपन से ही बड़ा मस्त मौला किस्म का है और कुछ बच्चा बचपन से मनहूस टाइप का है, तो वो उसके जन्मजात परिस्थितियों से गुस्सा होता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि वो एटीट्यूड जन्मजात तो नहीं है लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बना है। और तीसरी स्थिति है कि वो ना जन्मजात है ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बना है, बल्कि इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस या बुक्स के माध्यम से, बुक्स आदि के माध्यम से कोई ऐसी नॉलेज उसको मिली, कहीं उसने कुछ पढ़ लिया या कोई फिल्म देखी, वहां से बना है। इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसका अपना अनुभव नहीं है, किसी के अनुभव के बारे में उसने जाना, उससे उसको पता लगा कि ये चीज होती है, तो उसका एटीट्यूड उस तरह से बन गया। अब आप खुद बताएं, इसके बाद किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। अगर जेनेटिक या बायोलॉजिकल किस्म का मसला है तो यहाँ बिहेवियर के साथ लिंक मजबूत होगा या हल्का होगा? मजबूत होगा, तो स्ट्रांग होगा, सुपर स्ट्रांग होगा। लोग थक जाएंगे कोशिश कर करके, उस व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि बायोलॉजिकल रीजन है, जेनेटिक रीजन है। कैसे बदलेंगे उसको? डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इनडायरेक्ट का मतलब ये होगा जैसे हम में से लगभग 1-8% व्यक्ति छोड़ दे तो हमने सांप्रदायिकता को अपने ऊपर झेल के नहीं देखा होगा। आप में से ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जो किसी सांप्रदायिक दंगे में फंस गए थे और मरते मरते बचे थे, ऐसे कितने लोग हैं आप में से? मेरे ख्याल से 1 आध कोई होगा तो होगा, नहीं एक भी नहीं है ना, एक ने हाथ खड़ा कर लिया, एक ही है, 2-3 हो गए, चलिए 3-4 लोग हैं, ठीक है। तो 500 में से 4 अनुपात वही 0.8% हुआ, 1 के आसपास ही हुआ, 1% के आसपास ही। इतना स्वाभाविक भी है कि 1% बच्चे यहाँ पर ऐसे हों जो मरते मरते बचे, किसी दंगे में फंस गए थे, बस बच गए किसी तरह से। अब दंगे के बारे में बाकी सबने नोट्स पढ़े हुए हैं या किताब पढ़ी है कि सांप्रदायिकता ये होती है, जब क ख ग स्थितियां मिल जाए तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं, इसमें ये लक्षण होते हैं 1 2 3 4 5। आपको मतलब इस बात है कि पॉइंट्स 5 पूरे हुए कि नहीं हुए आपके? और उसके बाद सांप्रदायिकता बुरी होती है, फिर उसके बारे में 4 पॉइंट्स हैं। कुछ दंगों की रिपोर्ट्स आपको पता है कि इस दंगे में ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, रिपोर्ट सारी पता है। झेला नहीं है आपने, इसलिए सांप्रदायिकता से जितनी गहरी नफरत आपको होगी उससे कई गुना ज्यादा गहरी नफरत या लगाव उस व्यक्ति को होगा जिससे लगाव भी हो सकता है। अगर उसके समुदाय का नुकसान हुआ है तो हो सकता है हिसाब बराबर करने के मूड में हो। बराबर करना भाई, उनके 3 गए, हमारे 12 गए हैं, 9 निपटाने हैं। जब तक 9 नहीं निपटाएंगे, सूद समेत 3 साल हो गए, 9 के 3 जोड़ दो 12 हुए, 12 निपटाने जरूरी है, वरना हिसाब आत्मा को ठंडक नहीं मिल रही है। इसका जो एटीट्यूड होगा और जो किताब पढ़ के बनाए उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। इसलिए दूसरा निष्कर्ष है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बनने वाले एटीट्यूड्स का लिंक बिहेवियर के साथ स्ट्रांग होता है और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ जो लिंक बनता है वो वीक होता है। कितना सिंपल है, बस आपको एक बार इनका क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए तो उसके बाद किसी तरह की समस्या रहती नहीं है। चलिए तीसरी बात, एक हो गया एम्बिवेलेंट एटीट्यूड, दूसरा हो गया कि उसका ओरिजिन क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तीसरी स्थिति जो हो सकती है वो हम कहेंगे कि उसका हमारे जीवन में महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस कितना है। इंपॉर्टेंस कितना है। अब आप ये बताएं कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा है पॉलिटिक्स में जाने की भविष्य में, पहले ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को आप में से पॉलिटिक्स में जाना भविष्य में? हाथ खड़ा कर लें। बहुसंख्यक लोग जाएंगे, तो आप सब मिलकर पार्टी बना सकते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। ऐसा कुछ नहीं, विद्यार्थी मोर्चा नहीं चलेगा। नहीं, यहीं के बच्चे छोड़ दें जो यहाँ नहीं पढ़ते, वो भी तो उसी मूड में रहते हैं, सब बनेंगे, ठीक। और कितने लोगों को लोकसभा लड़ना इलेक्शन? बस 543 में से 43 ही बैठे हैं, बाकी देश में 500 बचे। राज्यसभा वाले नहीं होंगे आप से, है कोई राज्यसभा वाला कि शांति से बैठेंगे जाके, टेंशन नहीं लेंगे? ऐसे नहीं है ना, 1-2 हैं हाँ जो थोड़ा शांत रहना चाहते हैं। और कौन शुरू करेंगे? पंचायत से।
हाँ, ये असली जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, ये होता है पंचायत वाला इलेक्शन। बढ़िया है। अब आप मुझे ये बताएँ कि आप में से जिनको पॉलिटिक्स में जाना है, उनसे सवाल है, पार्टी तय हो चुकी है? या अखिल भारतीय अवसरवादी पार्टी? कि उस समय जो पार्टी ठीक चल रही होगी, वहीं शिफ्ट हो जाएँगे? विचारधारा क्या होती है? विचार होता है और धारा होती है। धारा में बहेंगे? विचारधारा क्या होती है? धारा होती है, धारा। आप में से कितने लोगों की पार्टी तय है? हाथ खड़ा करें। कि पॉलिटिक्स में जाना है और एक खास पार्टी तय है, उसी में जाना है। हाथ खड़ा करें। यस, 5, 6, 7, 8, 10, 11 लोग हैं। आप किस पार्टी में जाएंगी? बीजेपी। बहुत बढ़िया। इधर कौन था? आप किसमें? बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल। हाँ हाँ। और कौन था इधर? थोड़ा पार्टी पूछ लें। हाँ भाई, आम आदमी पार्टी। और हाँ, एक अदर बोल दो। हाँ, समाजवादी पार्टी। ये है भी? अभी है? बढ़िया, अच्छी बात है। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के 4 लोग बचे थे और बसपा का एक भी नहीं बचा। तो सपा में जब 4 लोग रह गए तो एक गीत प्रसिद्ध हुआ, 4 बच गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और बसपा का सारे खर्चे ही खत्म हो गए, आना जाना खर्चा ही खत्म हो गया, कोई था ही नहीं एक भी। इस बार तो फिर भी शायद कुछ लोग हैं, 10 है। बढ़िया है। तो मुझे ये बताओ, आप में से जिन लोगों की पार्टी तय है और पॉलिटिक्स में जाना है, आपको जब जब मौका मिलेगा अपनी पार्टी का समर्थन खुल के करेंगे या नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, वरना टिकट नहीं मिलेगा। करना ही पड़ेगा, टिकट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। टिकट लेने के लिए व्यक्ति को हर मौके पर अपने निष्ठा का प्रदर्शन करना पड़ता है। इसलिए अगर आपके जीवन में उस चीज का महत्व है, एग्जांपल है पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, एक पार्टी तय करनी है और आपको बार बार मौका मिलते ही अपने एटीट्यूड को अपने बिहेवियर में झलकाना होगा। जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां मौका मिलेगा बीजेपी के समर्थन में लिखना होगा। अगर आप बीजेपी में है, सपा में है तो सपा के समर्थन में लिखना होगा कुछ ना कुछ, ताकि नेताजी तक बात पहुंचे या छोटे नेताजी तक बात पहुंचे कि भाई समर्थन में एक भाई लगातार लिख रहा है और अच्छा लिख रहा है, ताकि बात पहुंचे और बाद में उससे बेनिफिट मिले। इसलिए आप लिखेंगे ऐसा, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। बेशक सपा के नेता पे करप्शन का केस लगभग साबित हो रहा हो, तभी आप क्या लिखेंगे? ये बीजेपी के सरकारी कारस्तानी है, सीबीआई को पीछे छोड़ दिया है जबरदस्ती। ये सीबीआई और बीजेपी मिले हुए हैं, सपा के नेताजी जो ईमानदार हैं उनके बारे में ऐसी बात कही जा रही है। आपको पता है कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि आपको उस एटीट्यूड बिहेवियर से फायदा मिलेगा, महत्व है। और जिसका महत्व नहीं है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने नेचर में अपॉलिटिकल किस्म के, उनको फर्क नहीं पड़ता किसी पार्टी से, हर ठीक से। अधिकांश लोग, मैं भी उसी में हूं, नहीं फर्क पड़ता। तो हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई? कोई मुद्दा हुआ, बीजेपी कांग्रेस पे झगड़ा हो गया, आप फेसबुक पे हैं, कोई आपसे कहे आपकी राय क्या है? कोई राय नहीं है मेरी, और है भी तो क्यों लिखूंगा मैं? कौन सा मुझे किसी को प्रभावित करना है? कौन सा मुझे उससे फायदा उठाना है? क्योंकि महत्व है नहीं। तो क्योंकि मेरे जीवन में या आपके जीवन में उसका महत्व नहीं है, इसलिए आप इस मामले में गोल मटोल बात करेंगे। कोई आपसे पूछा कौन सी पार्टी पसंद है, आप सामने वाले को देख के बोलेंगे वही जो आपकी वाली ना, वही पसंद है। आधे घंटे दूसरा आप कहेंगे अरे अभी तो हाँ, क्योंकि महत्व नहीं है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकला? जिन एटीट्यूड्स का हमारे जीवन में महत्व है, जिससे हमें फायदा मिलता है, जो हमारे लिए बहुत बुनियादी महत्व की चीजें हैं, वहां हमारा एटीट्यूड बिहेवियर लिंक स्ट्रॉन्ग होगा। और जहां इस तरह का फायदा नहीं है, महत्व नहीं है हमारे जीवन में उसका, वहां हमारा लिंक कमजोर हो सकता है। स्पष्ट है पूरी बात? कहानी साफ एकदम? चलो, दूसरा जो पक्ष है वो है स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड्स। इसके लिए हिंदी शब्द विशिष्टता है, उससे काम चलाते हैं। पहले समझते हैं क्या मामला है। देखिए, एक शब्द है जनरल, एक शब्द है स्पेसिफिक। जनरल का मतलब सामान्य, स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट। होता क्या है कि कभी कभी जब हम कहते हैं कि लिंक कमजोर है, तो दरअसल लिंक कमजोर नहीं होता, हमारा स्टडी करने का तरीका कमजोर होता है। और वो तरीका कमजोर ना हो, इसको स्पष्ट करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 2 शब्दों में अंतर किया। जनरल और स्पेसिफिक एटीट्यूड्स में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जैसे यूं समझें, मैं ऐसा करता हूं, ये है एटीट्यूड, ये है बिहेवियर, 4 ऑप्शन, जी, एस, जी। इसका रिजल्ट बाद में निकाल लेंगे। पहले समझते हैं क्या मामला है। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि आप में से कितने लोगों को पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं लगते हैं, नफरत करते हैं अपन लोगों से? हाथ खड़ा कर ले। ऐसे लोगों की संख्या 5 है, वो भी हाथ नीचे चला गया। आप भी नफरत करते हो पाकिस्तानियों से? ठीक है, बढ़िया है। और अमेरिकन से कौन नफरत करते हैं आप में से? वो नहीं करते हैं, ताकतवर देश है ना, वो ठीक रहता है। वहाँ के लोग गोरे भी होते हैं, अमीर भी हैं, अच्छे लोग होते हैं, है ना। बेशक मैं डोनाल्ड डक राष्ट्रपति वहाँ का, बेशक, लेकिन तब भी, सॉरी ट्रम्प, लेकिन आपको तभी अच्छा लगता होगा। चलिए, अच्छा, पाकिस्तानी खराब लगने वाले 4-5 लोग हैं ना। ये बताइए कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए, कोई पाकिस्तानी गजल सिंगर सोच पा रहे अच्छा सा? कौन? मेहदी हसन, आतिफ असलम, अच्छा, राहत फतेह अली खान, वाह वाह वाह, नुसरत फतेह अली खान, वो चला गया अब तो, जो जिंदा है। हाँ, आतिफ असलम, हो गया, आतिफ असलम। अच्छा, लड़कियां ये बताइए कि पाकिस्तान का कौन सा फिल्मी हीरो है जिसको देख के जान निकल जाती है? ऐसा कौन है? मवाद खान, फवाद, ओ सॉरी, मुझे लगा मवाद खान है, सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, मेरी ऐसी राय नहीं थी, ठीक है। तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मुझे लगा शायद ये नाम होगा। तो फवाद खान की ख्याति इस समय है कि भारत की अधिकांश लड़कियां उस पर जान छिड़कती हैं ऐसे करके, क्योंकि उसको लेके उतना स्मार्ट हीरो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। ऐसा मैंने कई लड़कियों को मुझे सुना, छोटी बच्चियों को सुना है, वो भी उसकी दीवानी है बहुत सारी। ठीक है, लड़के लोग बताएं कि पाकिस्तान कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसको देख लगता हो कि ये इंडियन एक्ट्रेस से बेहतर है। बाकी तो सुन लो पूरा पहले भाई। हाँ, बताओ। हिना रब्बानी, ये एक्ट्रेस का नाम है? और ये बोलते हुए उंगली क्यों काट रहे हो अपने मुंह में?
चलिए चलिए चलिए, ये बोलते हुए उंगली काट रहे थे मुंह से, हाय में शर्म से लाल हुई, क्या बात है। इस उम्र में आप लोग शर्माएंगे तो फिर कैसे कैसे। चलिए, मेरा भाव ये था ही नहीं कि आप नाम बताएं, भाव था कि आप कोई नाम जानते कि नहीं जानते, आप नाम जानते काफी है, ठीक है। अब मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ, अब सिचुएशन पे गौर कीजिए, ठीक है। एक भारत का हिंदू लड़का है जिसको पाकिस्तानी घोर नापसंद है और पाकिस्तान के मुसलमान तो और नापसंद है, किसी के पाकिस्तानी होने के नाम से नफरत है उसको। एक दिन मेट्रो में जा रहा था, सामने हिना रब्बानी आ गई और ये शर्माने लगा। हिना ने उससे पूछा कि मैंने सुना बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तानी मुसलमानों से। अरे आपकी बात अलग है जी, आप तो आप हो, आप पाकिस्तानी थोड़ा हो, आप तो बाई चांस वहां पैदा हुए, बाकी तो सोच के पैदा हुए थे, आप तो बाई चांस पैदा हो गए। आप नहीं, आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप मुसलमान नहीं हो, आप हिना रब्बानी हो। ये क्या खेल हो रहा है। जिस आदमी को पाकिस्तानियों से मुसलमानों से नफरत थी, वो पाकिस्तान की एक मुसलमान स्त्री को देखते ही इतना द्रवित हो गया कि सारी नफरत खत्म हो गई उसकी। अच्छा, अट्रैक्शन कहते हैं इसको, हाँ इसको अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। बहुत ताजा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इसको अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा कर लीजिए, कोई हिंदुस्तानी है वो कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी से बहुत नफरत है, ये ऐसे होते हैं, गंदे होते हैं, इतने घटिया लोग होते हैं, नरक भी गंदा हो जाएगा इनके जाने से। इतने में सामने आ गया आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान की आवाज़ कान में पड़ जाएगी, हाँ क्या आवाज़ है। और उसने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान की आवाज़। आप कहेंगे यार ऐसे मत बोलो, गाओ बस तुम गाओ। ये जो खेल हो रहा है ना, ये खेल क्या हो रहा है, कुछ एटीट्यूड जनरल होते हैं। जनरल का मतलब किसी समुदाय के बारे में है, किसी देश के बारे में है, कम्युनिटी के बारे में है, सोसाइटी के बारे में है। और स्पेसिफिक का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है। और जब कोई कहता है कि इसका एटीट्यूड बिहेवियर लिंक कमजोर है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जनरल एटीट्यूड की परीक्षा स्पेसिफिक एग्जाम्पल से कर रहे होते हैं। और इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि एटीट्यूड के बारे में पहले ध्यान से देखो कि वो जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल एटीट्यूड की परीक्षा जनरल बिहेवियर से करेंगे तो आप पाएंगे कि लिंक स्ट्रॉन्ग रहेगा। स्पेसिफिक एटीट्यूड का स्पेसिफिक बिहेवियर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग लिंक मिलेगा। लेकिन यदि एटीट्यूड और बिहेवियर में से एक जनरल है और एक स्पेसिफिक है, चाहे जनरल स्पेसिफिक चाहे स्पेसिफिक जनरल, इनमें से कुछ भी एग्जांपल हो, तो आप पाएंगे कि लिंक कमजोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको राहत फतेह अली खान की आवाज अच्छी लगती है, ये स्पेसिफिक एटीट्यूड है, और राहत फतेह अली खान के प्रोग्राम में जाने का मौका मिल गया आपको, कोई कह रहे कि मेरे पास पास है, चाहिए क्या, आप तुरंत बोलेंगे हाँ जरूर चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक एटीट्यूड था, स्पेसिफिक बिहेवियर की अपेक्षा थी, आपने ठीक वही बिहेवियर किया जो आपका एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड जनरल है, पाकिस्तानी खराब होते हैं, और किसी ने ये सोच के कि पाकिस्तानी से खराब लगते हैं, राहत फतेह अली खान के कार्यक्रम के बारे में आपको बताया ही नहीं कि आपको खराब लगते हैं। और बाद में आपको पता लगा, आपने कहा बड़े बदतमीज आदमी हो, बताया कहीं नहीं तुमको। और फिर उसने कहा कि क्योंकि आपने कई बार घोषित रूप से कहा कि पाकिस्तानी सबसे खराब कौम होती है, तो मुझे लगा कि आप कहीं मार जाके चप्पल पर फेंक दे, इसलिए आपको नहीं बताया। आपने कहा पाकिस्तानी सच में वैसे थे, मैं तो राहत फतेह अली खान था। यहाँ क्या हो रहा है, जनरल एटीट्यूड खराब है और उस जनरल के भीतर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एटीट्यूड सकारात्मक है। इसलिए जनरल से स्पेसिफिक या स्पेसिफिक से जनरल का अनुमान करेंगे तो लिंक वीक ही निकलेगा। जनरल से जनरल का फैसला कीजिए, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक का फैसला कीजिए, तो लिंक कैसा निकलेगा, स्ट्रॉन्ग निकलेगा। एक ये सावधानी पिछले कुछ समय से सोशल साइकोलॉजी में बरती जाती है, हाँ या ना। एक अंतिम बिंदु, इन सब बिंदुओं से अंतर क्या है, क्यों टूटता है लिंक, इसमें परीक्षक की दिक्कत हो सकती है। मतलब ये भी दिक्कत जो है ना स्पेसिफिसिटी वाली, ये भी परीक्षक की ही दिक्कत है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और वीकनेस, लिंक क्यों टूटता है, क्योंकि जो परीक्षण करता है या परीक्षण विधि है उसमें एक समस्या हो सकती है, परीक्षण विधि में त्रुटि हो सकती है। और परीक्षण विधि में त्रुटि, केवल एक छोटी सी त्रुटि की बात मैं कर रहा हूं, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी के एटीट्यूड का परीक्षण किया एक खास समय में, और एटीट्यूड बिहेवियर लिंक का परीक्षण किया उसके काफी लंबे समय के बाद। तो एटीट्यूड का परीक्षण और एटीट्यूड बिहेवियर लिंक का परीक्षण, अगर इन दोनों परीक्षणों के बीच में टाइम गैप बहुत ज्यादा है, तो संभावना बनती है कि रिजल्ट ये आएगा कि लिंक वीक है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे आप जब अपने शहर से दिल्ली आ रहे थे या गांव से दिल्ली आ रहे थे, मान लीजिए उस समय किसी ने आपके एटीट्यूड का परीक्षण किया और उसमें कुछ हिंट देखे सामंतवाद के, कुछ हिंट देखे जातिवाद के, कुछ हिंट देखे नस्लवाद के, और संयोग से फिर आप पढ़ने के लिए आ गए दिल्ली में, यहाँ पढ़े तो वो चीजें कम होती गई। और 3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर से आया, उसने आपका बिहेवियर चेक किया, एटीट्यूड पहले चेक किए हुए थे, बिहेवियर अब चेक किया, और क्या निष्कर्ष निकाला कि एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कमजोर है। यहाँ कमजोर एटीट्यूड बिहेवियर लिंक है या एटीट्यूड के परीक्षण और बिहेवियर के परीक्षण के बीच के अंतराल ने रिजल्ट गलत निकाल दिया है, अंतराल ने ऐसा कर दिया। तो एटीट्यूड का परीक्षण और बिहेवियर लिंक, या सिर्फ बिहेवियर लिख लीजिए, जिसको एक ही बात है, और बिहेवियर का परीक्षण, यदि इनके बीच में टाइम लैग ज्यादा है, समय का अंतराल ज्यादा है, तो भी यह लिंक कमजोर दिखेगा, जबकि वहां कमजोर है ऐसी आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कमजोर ना हो, इस बीच में एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। आज का बिहेवियर आज के एटीट्यूड से लिंक्ड है, आपने आज का बिहेवियर और 3 साल पहले का एटीट्यूड, इसका लिंक ढूंढा, और क्योंकि इस बीच में उस व्यक्ति के एटीट्यूड में चेंज आ गया, इसलिए लिंक कमजोर दिख रहा है। ये मसला कई बार आता है। तो मनोविज्ञान में सावधानी बरतते हैं कि जब भी आप परीक्षण करें तो इस बात का ध्यान रखें कि टाइम का लैग बहुत ज्यादा ना हो।
अब आप मुझे बताएं कि अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच कैसा संबंध होता है, तो आप ये डायग्राम बना के सारी बात लिख देंगे ठीक तरीके से? ठीक है, चलिए बढ़िया। कौन सा वाला बात? टाइम गैपिंग वाली बात? कौन सा? हाँ, जैसे मान लो कि आपका कोई एटीट्यूड चेक करने आया जब आप 3 साल के थे और तब देखा कि रुई का भालू बहुत पसंद है आपको, टेडी बियर, मतलब आप उससे दीवाने हैं। और फिर आपका बिहेवियर चेक करने आया जब आप 25 साल के हो गए, रुई का भालू आपके सामने रखा, देखा आप वहां से गए, आप सुलात बाहर निकल गए, उसने लिखा इस व्यक्ति के एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक ठीक नहीं है, कमजोर लिंक है। ये निष्कर्ष ठीक है या परीक्षा का दिमाग खराब है? 3 साल की उम्र का एटीट्यूड और 25 की उम्र परीक्षण कर रहा है, समझ गए? तो परीक्षण का समय और एटीट्यूड के परीक्षण का समय आसपास होना चाहिए, बीच में अंतराल समय का ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं? हाँ, ठीक है, चलो। अब एटीट्यूड बिहेवियर लिंक आप समझ गए। एक प्रश्न जो आ सकता है वो है, आपके पाठ्यक्रम में लिखा है एटीट्यूड और थॉट्स के बीच में क्या लिंक होता है? अभिवृत्ति और विचार के बीच का लिंक क्या होता है? तो इसमें 3 बातें समझनी है। पहला ये कि विचार होता क्या है, फिर इन दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात, विचार क्या है। दूसरी बात, विचार अभिवृत्ति को कैसे प्रभावित करते हैं। तो विचार का अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव है। और तीसरा से रिवर्स कर लेंगे, अभिवृत्ति का विचार पर क्या प्रभाव है। अभिवृत्ति का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3 बातें हैं, ठीक है। इन 3 बातों से सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी। विचार क्या है, इस पर हमने एक बार बात की थी। विचार क्या है? आपको विचार ऐसे ही आते रहते हैं या कोई स्टिमुलस मिलता है तब आते हैं? ठीक। किसी उत्प्रेरक यानी कि स्टिमुलस की उपस्थिति में हमारा जो बौद्धिक आउटपुट होता है, इंटेलेक्चुअल आउटपुट या रिस्पॉन्स कह लीजिए, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में दी जाने वाली बौद्धिक अनुक्रिया को विचार कहते हैं। ये बात आप आसान भाषा में समझा भी सकते हैं। मतलब क्या होता है कि स्टिमुलस को देख के आप बौद्धिक प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं, भावनात्मक भी कर सकते हैं और शारीरिक भी कर सकते हैं। भावनात्मक क्या होगी, किसी ने कुछ कह दिया, खटाखट आंख से आंसू बहने शुरू हो गए, एकदम चेहरा लाल हो गया, आंख से आंसू बह रहे हैं, नाक भी नहीं संभल रही, नाक भी बह रही है साथ साथ, आंखों के साथ साथ बह जा रही है, रो भी रहे हैं, रुमाल से पहुंच सुड़ सुड़ कर रहे हैं साथ साथ, अजीब हालत हो गई है। ये जो प्रतिक्रिया है, ये कैसी प्रतिक्रिया है? ये बौद्धिक है या भावनात्मक प्रतिक्रिया है? ये भावनात्मक प्रतिक्रिया है। और शारीरिक या व्यवहारात्मक क्या हो सकती है? किसी ने कुछ कहा, धड़ मारना शुरू किया उसको, ये व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया हो गई। तो प्रतिक्रिया अगर बौद्धिक हो, सिर्फ भावनात्मक नहीं, क्रियात्मक नहीं, उसको क्या बोलेंगे? विचार बोलेंगे। तो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में बौद्धिक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को विचार कहते हैं। बड़ा सरल सा है, मुश्किल तो है नहीं कुछ। फिर कोई आपसे पूछे कि विचार के बारे में थोड़ा सा और बताओ, तो आप कहना कि विचार कई प्रकार के होते हैं। जैसे विचारों में एक प्रकार का नाम है ओपिनियन और एक प्रकार का नाम है बिलीफ। राय भी एक प्रकार का विचार है, ऐसा विचार जिसमें हल्की सी मजबूती है लेकिन अभी उसमें बदले जाने का स्कोप है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और कहने वाला खुद भी इस तरह से कह रहा है कि हाँ, बहुत मजबूत नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ कि अभी कौन सा चल रहा है? 19 चल रहा है। 19 चल रहा है ना, अभी अगला इलेक्शन कब होगा? 24 में होगा या फाइनल था? इस बार होगा ना इलेक्शन, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिरी इलेक्शन हो गया भारत का, इसके बाद अब नहीं होगा इलेक्शन। तो 2024 के इलेक्शन में आप में से कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे इलेक्शन? लड़ेंगे नहीं? अच्छा, चलो फिर मैं एक और वोटिंग करवा लेता हूं। कितने लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 7 के आसपास है, ठीक है। और कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे? ऐसे लोग ज्यादा मानते हैं। कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे किंतु नहीं जीतेंगे? ऐसे लोग 15 के आसपास हैं। कितने लोग मानते हैं कि लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी? ये संख्या लड़ेंगे वालों से भी ज्यादा है। क्या बात है। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। चलिए, ये जो सारे हैं आपके ओपिनियन है या बिलीफ है? अगर मजबूती से कह रहे हैं तो बिलीफ है, और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी देखिए क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे, मुझसे जैसे कोई पूछे कि भाई 24 में क्या होगा, 24 में जो होगा मुझे अभी कैसे पता होगा? 23 साढ़े 23 में देखेंगे, अभी कैसे बताएं? अभी कैसे पता लगेगा? 5 साल में स्थितियों का क्या भरोसा, कब क्या से क्या हो जाए। तो 2-3 साल बाद क्या मिजाज रहता है जनता का, कैसी डेवलपमेंट रहती है, उसके बाद धीरे धीरे जनता का मिजाज, वो तो इलेक्शन के एक दिन 1 घंटे का मसला ज्यादा होता है कि वहां जाके उस समय दिमाग में क्या चल रहा था। तो मुझसे कोई पूछे, किसी के बारे में पूछे, तो मैं कहूंगा यार अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ सामान्यतः, जैसे मुझे कोई पूछे तो मैं कहूंगा हाँ सामान्यतः प्रतीत होता है कि इलेक्शन फिर से जीत जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं साथ में ये जरूर लगा दूंगा कि किंतु अभी तो बहुत लंबा समय है, हजारों स्थितियां बीच में आएंगी, दावा करना मुश्किल है। तो मेरी राय में, मैं जो कह रहा हूँ वो राय है, ओपिनियन है। अगर आप भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी से कह रहे हैं तो आपकी भी राय है। यदि आपको लगता है कि नहीं ऐसा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए, जीतेगा भी मोदी जीतेगा, अगर आप इस मूड वाले आदमी है तो आपकी राय नहीं, आपका विश्वास। लेकिन दोनों ही क्या है? विचार है। एक विचार जो कम मजबूती के साथ है, एक विचार जो ज्यादा मजबूती के साथ है, ठीक है। तो विचार के बारे में इतना लिख के आगे बढ़ जाइए। कोई कहे कि विचार पर निबंध लिखो, तो बोलना विचार कई प्रकार के होते हैं, सामाजिक विचार, सांस्कृतिक विचार, आर्थिक विचार। आपको तो पता है खेल कैसे खेला जाता है।
इससे बिना हमने बोला विचार हर जमाने में हुए हैं, प्राचीन काल के विचार, मध्यकाल के विचार, आधुनिक काल के विचार। इससे बिना तो बोला विचार हर देश में हुए हैं, अमेरिका के विचार, भारत के विचार, इंग्लैंड के विचार, ये विचार, चाइना के विचार, यहाँ के विचार। फिर विचार दो प्रकार के होते हैं, एक जो अंदर ही रह जाते हैं, एक जो बाहर भी आ जाते हैं। तो अंदर के विचार ये हैं क ख ग, और जो बाहर आ रहे वो ये हैं क ख ग। निबंध तो आप किसी भी चीज पर लिख ही सकते हैं, मतलब किसी भी चीज पर लिख सकते हैं, तो उसमें क्या है, विचार पर लिख दीजिएगा। अब आइए असली बात पर, विचार का अभिवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। चिंतन वो क्रिया है जिसका रिजल्ट विचार है। विश्लेषण चिंतन की क्रियाओं के विभिन्न पक्षों में से एक है। चिंतन की प्रक्रिया का वह रूप जिसमें किसी जटिल प्रसंग के अलग अलग हिस्सों को अलग करके देखा जाए, वो विश्लेषण है। ठीक, तो विश्लेषण करके भी जो आउटकम आएगा वो विचार ही आएगा। जो बौद्धिक प्रक्रिया है उसका नाम चिंतन कह लीजिए, चिंतन का ही एक सबसेट विश्लेषण हो जाएगा। इन सब से जो आउटपुट आएगा या रिस्पॉन्स आएगा उसको विचार ही कहेंगे। ठीक है, वो वैचारिक पक्ष हुआ। पहली बात है कि विचारों का अभिवृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर देखेंगे अभिवृत्तियों का विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। विचार का अभिवृत्ति पर वही प्रभाव पड़ता है जो राय का पड़ता था या विश्वास का पड़ता था, क्योंकि राय और विश्वास विचार के ही दो प्रकार हैं। तो जो प्रभाव राय का था, जो विश्वास का था, वही विचार का प्रभाव है। आप कहेंगे हाँ बताया तो था, लेकिन याद होता तुम यहाँ के बैठे होते, फिर से बता दो एक बार। हाँ, तो दो प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी अभिवृत्ति के बनने की प्रक्रिया में तीन पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कौन सा है, संज्ञानात्मक होता है, दूसरा अज्ञानात्मक, नहीं तीसरा भावनात्मक है, ठीक, और तीसरा क्रियात्मक। क्रिया अंत में ही आती है, इसे बोलते हैं अंतिम क्रिया। ठीक है, तीन पक्ष होते हैं। किसी भी एटीट्यूड में तीन पक्ष होते हैं, और कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो मूल पक्ष है वो संज्ञानात्मक होता है, और संज्ञानात्मक पक्ष हमेशा एक विश्वास के रूप में होता है, और विश्वास अपने आप में एक विचार है। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात ये हुई कि कोई भी एटीट्यूड तब तक बन ही नहीं सकता जब तक एक मूल विचार हमारे पास ना हो। ये बात स्पष्ट है आप लोगों को। कोई भी एटीट्यूड किसी विचार पर ही खड़ा होता है, किसी विचार पे ही टिका होता है, इसलिए विचार किसी एटीट्यूड के बनने की एक पूर्व शर्त है, निर्णायक शर्त है। ठीक है, चलो अब मान लीजिए किसी एटीट्यूड को चेंज करना है, एटीट्यूडिनल चेंज कहते हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था कि किसी अभिवृत्ति को बदलने की प्रक्रिया में, क्योंकि उसके तीन हिस्से हैं, एक संभावना है कि सबसे पहले आप संज्ञान को बदलें, दूसरा है कि आप सबसे पहले भावना को बदलें, और तीसरा है कि सबसे पहले क्रिया को बदलें। तो ये बताएं कि किसी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए इनमें से कौन कौन से रूट्स प्रैक्टिकली संभव होते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आसान रास्ता कौन सा होता है, संज्ञान को बदल के आप किसी विचार को बदलेंगे तो एटीट्यूड के चेंज होने की संभावना सबसे प्रबल हो जाती है। तो 90% केसेस में संज्ञान के बदलाव से ही एटीट्यूड चेंज होता है, और संज्ञान के बदलने का मतलब नया विचार। तो एटीट्यूड चेंज के लगभग सभी मामलों में विचार के परिवर्तन से ही प्रक्रिया शुरू होती है। मैंने आपसे कहा था कि भावना के परिवर्तन से प्रक्रिया शुरू होना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, क्योंकि हर नई भावना किसी न किसी रूप में किसी नए संज्ञान पे ही टिकी होती है, और जब तक संज्ञान नहीं होगा वो भावना कैसे बनेगी, है ना। भावना जब भी आएगी, संज्ञान का स्रोत बाहर हो चाहे भीतर हो, लेकिन संज्ञान तो चाहिए, उसके बिना कैसे भावना आ जाएगी। जैसे आप किसी से नफरत करते हैं, आपका नेगेटिव इमोशन है, एक समय के बाद मोहब्बत करने लग गया उससे, पॉजिटिव इमोशन हो गया। लेकिन नेगेटिव इमोशन से पॉजिटिव इमोशन यूं ही नहीं हो जाएगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी राय बदलेगी, कुछ ना कुछ सूचनाएं चेंज होंगी, कुछ विश्वास बदलेगा, कुछ नई जानकारियां मिलेंगी, तब होगा। इसलिए इमोशंस का चेंज हवा में नहीं होगा, उसके मूल में संज्ञान का परिवर्तन होगा ही होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटीट्यूड के चेंज की शुरुआत भावनाओं से तो नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है क्रिया। मैंने कहा था कि यह सोचा जा सकता है कि क्रिया से एटीट्यूड चेंज की शुरुआत हो जाए, यह सोचा जा सकता है कि आपका विचार नहीं उसके अनुकूल, आपको जबरदस्ती एक ऐसी क्रिया करने को बाध्य कर दिया गया जो आपके एटीट्यूड के एकदम खिलाफ था, मजबूरी है, करना पड़ता है। और जब आप उस क्रिया को करने लगे तो करते करते संज्ञान भी चेंज हो गया, इमोशन भी चेंज हो गए, और फिर आपको उस क्रिया में आनंद आने लगा। ये हो सकता है। जैसे कोई खेल खेलने के लिए आपसे आपका नहीं, मेरा मन नहीं है, अरे खेलो ना, नहीं मन है, अरे खेलने के लिए 4 लोग चाहिए, हम 3 हैं, चौथा है नहीं, आके बैठ जा बुद्ध की तरह, कम से कम आजा भाई आजा, दोस्ती में इतना भी नहीं करेगा यार, ये क्या बात हुई, चल बिठाया उसको, फिर क्या देखा, ऐसा पत्ता है, कैसे पत्ता फेंकना है, पत्ते को पत्ता फेंकना मिला, ठीक है, 2-3 बार खिलाया, उसको मजा आने लगा, और मजा आ रहा यार। और उसके बाद वो अपने इलाके का सबसे बड़ा जुआरी बना बाद में, कहाँ गया है, तो पेड़ के नीचे खेल रहा है ताश, लौट ही नहीं रहा है। तो उसका मन नहीं करता था, आपने जबरदस्ती एक क्रिया करवाई, और जब क्रिया करवाई तो धीरे धीरे उसके प्रति राय बदली, उसके प्रति इमोशंस आ गए, अनोनस कभी कुछ भी। तो मूल बात ये हुई कि एटीट्यूड बनता है तो संज्ञान यानी विचार से बनता है। एटीट्यूड के चेंज के कम से कम 90% मामलों में उस चेंज की शुरुआत विचार के परिवर्तन से होती है। ये दोनों निष्कर्ष स्पष्ट है आप लोगों को एकदम? तो जोर से बोलो, ऐसा लगना चाहिए कि समझ में है। ठीक है, हाँ, ये अकेली ऐसी आवाज है। अंग्रेजों के जमाने में ऐसी आवाज होती ना तो पहले चले जाते अंग्रेज। हाँ भाई, किसी ने कुछ पूछा था, हाँ बोलिए। हाँ, ये हो सकता है कि ताश जबरदस्ती खिलाई, खेला और मजा नहीं आया, उसमें आग लगाई ताश में उसके बाद, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो हो ही सकता है। ज्यादा संभावना इसी की है, रेयर संभावना है कि उसका इंटरेस्ट रिवर्स हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं, वाह, चिंतन और मनन में क्या अंतर है, वाह।
मतलब कहने वाले कहते हैं जो मन के भीतर ही भीतर हो लगातार के प्रोसेस में, वो मनन होता है, और चिंतन उससे कम गहरी चीज है। चिंतन में बाहर के इनपुट्स की भूमिका ठीक ठाक होती है, मनन में बाहर के इनपुट्स नहीं होते। मनन केवल मन की भीतरी प्रक्रियाओं में जब मन निमज्जित होता है, उसमें जो चीज आती है उसको मनन कहते हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ। नहीं, जब उसको पहली बार देखा, ये कह रही है कि मान लीजिए किसी ने किसी को पहली बार देखा, एक झलक मिली, उससे अट्रैक्शन हो गया, फिर उसके बारे में खूब नेगेटिव जानकारियां मिली, उसके बाद भी अट्रैक्शन कम नहीं हुआ, इसकी व्याख्या कैसे होगी? इसकी व्याख्या ऐसे होगी पीछे कोई यश चोपड़ा बैठा हुआ है कह रहा यही तो प्यार है इसकी एक व्याख्या तो वही है, जब दिल आया क पे तो ख क्या चीज है, एक तो यही व्याख्या है। लेकिन यदि इसकी व्याख्या करनी हो संज्ञान, भावना, इन सब शब्दों के माध्यम से, तो ये है कि जैसे ही किसी ने किसी को पहली बार देखा, उसको देखना, एक छवि को समझना, वो संज्ञान है। उसकी छवि के प्रति प्रेम का भाव, आकर्षण का भाव पैदा हुआ। आकर्षण का भाव देखना भी तो संज्ञान है ना। इंफॉर्मेशन की गैदरिंग किसी भी सेंस में हो, देख के हो, सुन के हो, पढ़ के हो, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन का दिमाग तक पहुंचना, वो संज्ञान है। अब वो इंफॉर्मेशन का कुल मिला के सेट इतना आकर्षक है कि आपको उसके प्रति आकर्षण की अनुभूति होने लगी। इसलिए कोई प्रेम, इसलिए कोई भावना, कोई प्रेम जैसी स्थिति ऐसी नहीं पैदा होती है, उसके पीछे संज्ञान तो होना आवश्यक होता है। आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत हुई? चलिए अब तीसरे पक्ष पर आ जाइए। अभिवृत्तियां विचारों को कैसे प्रभावित करती हैं? अभिवृत्तियों के विचारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? चलो देखो, हमारी अभिवृत्तियां हमारे विचारों पर क्या प्रभाव डालती हैं? अब प्रश्न ये है, बेसिक बात है कि जो अभिवृत्तियां हैं वो तो हैं ही, और जो विचार हैं वो भी हैं ही। ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारी अभिवृत्तियां नए प्रकार के विचारों को ग्रहण करने में मददगार हैं या बाधक हैं। तो यदि आपका एटीट्यूड प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, या लचीला है, फ्लेक्सिबल है, तो जिस व्यक्ति के एटीट्यूड्स की जनरल टोन प्रोग्रेसिव होगी, फ्लेक्सिबल होगी, साइंटिफिक होगी, रैशनल होगी, इन सब शब्दों की हिंदी अनुवाद क्या बताएंगे? प्रोग्रेसिव क्या है? प्रगतिशील। दूसरा क्या था? फ्लेक्सिबल, लचीला, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, रैशनल, तार्किक। तो जिस व्यक्ति के एटीट्यूड्स का कॉमन एलिमेंट इस तरह का होगा कि वो तार्किक है, प्रगतिशील है, लचीला व्यक्ति है, वहां नए विचारों के ग्रहण की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। वो किसी भी नए विचार को बड़े सहज रूप से लेगा कि अच्छा अच्छा ऐसी बात है, अरे वाह क्या बात है, टटोलेगा। और यदि उसमें दम है तो पुराने विचार को खारिज कर देगा और नए विचार को स्वीकार कर लेगा। और यदि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स इसके घोर विरोधी हैं, रिग्रेसिव हैं, रिजिड हैं, अनसाइंटिफिक हैं, इररेशनल हैं, इलॉजिकल हैं, फ्यूडल हैं, एथनिक हैं, तो वहां नए विचार की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसलिए किसी सांप्रदायिक, किसी जातिवादी, किसी नस्लवादी को उसके विचार को बदलना आसान नहीं होता है, और स्पेशली अगर उसकी उम्र ठीक ठाक हो गई है। छोटा है तो फिर भी संभव है। अगर कई वर्षों से उस विचार पे चल रहा है और खूब नारे भी लगा चुका है, हरकतें भी कर चुका है, उसके बाद आप बदलना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर सठिया चुका है उसके बाद तो कोशिश करना व्यर्थ है। इसलिए आपके घर में जो जो लोग 60 साल के, उनके एटीट्यूड मत चेंज कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए, उस पर ध्यान लगाइए, बस व्यर्थ मत कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करते रहिए, हल्का हल्का असर शायद पड़ जाए, बहुत फंडामेंटल चेंज करना मुश्किल काम है। ये तो एक बात हो गई। अब जो दूसरी बात है, अगर हमारी अभिवृत्तियां हमारे विचारों को, नए विचारों को स्वीकार करने से रोकती हैं, तो कैसे रोकती हैं? एक सवाल ये है। तो मैं आपको 5 शब्द बताता हूं, उनमें से 3 की व्याख्या अभी कर रहा हूं, 2 की व्याख्या बाद में करूंगा। मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं एक टॉपिक दूसरा लिख रहा हूं, जिसके 3 हिस्से हम यहां पर लेके आएंगे, और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद के बाद। वो टॉपिक है डिफिकल्टीज ऑफ एटीट्यूड चेंज। अभिवृत्तियों के बदलाव में आने वाली कठिनाइयां। अगर आप किसी की अभिवृत्ति बदलना चाह रहे हैं, एटीट्यूड चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो गई होंगी या हो रही होंगी जिस पर आपने ध्यान दिया नहीं। आप लोग जिस उम्र में हैं, जल्दी ही वो समय आएगा कि अपने पेरेंट्स के एटीट्यूड चेंज करने की नौबत आएगी। आसान नहीं होता है। मैं आपको ये सिखा दूंगा कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली ठीक होगा या नहीं, चांस की बात है, लेकिन साइकोलॉजी में कैसे बताया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप उसका कितना सावधानी से प्रयोग करते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रोसेस में गलतियां कौन सी 5 हो जाती हैं, उनमें से 3 हमें इस टॉपिक से लिंक करके समझनी है। यदि आप किसी का एटीट्यूड चेंज करना चाहें तो पहली गलती हो सकती है रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं, बाधा है ये। रिएक्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिघात, एक फिल्म का नाम भी है रिएक्टेंस, ठीक। दूसरी समस्या का नाम है फोर वार्निंग, FORE। और जब भी FOR के बाद E लग जाता है, इसका मतलब हो जाता है कि भविष्य में कुछ होने वाला है, उसके संकेत में। तो इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी, ये होती है सेकंड प्रॉब्लम। तीसरी स्थिति हो सकती है जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस।
सिलेक्टिव अवॉइडेंस को हिंदी में कहते हैं चयनात्मक परिहार की समस्या, और हम सब लोग इनमें से किसी न किसी लेवल पर होते हैं। अभी समझेंगे तो आप बताइएगा कि किसी मामले में क्या आप भी इस स्थिति में चले गए हैं। चौथी सिचुएशन हो सकती है बायस्ड एसिमिलेशन। बायस्ड एसिमिलेशन, इसको पक्षपातपूर्ण सात्मीकरण, स्वांगीकरण, आत्मसातीकरण, कुछ भी शब्द कह सकते हैं। तो पक्षपातपूर्ण सात्मीकरण एक शब्द है, चाहे तो उसको आप नोट कर लें। मैं सात्मीकरण लिख रहा हूं, आत्मसातीकरण में वही बात होती है। और पांचवी चीज है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन जो टीका लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन। जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को ही इनोक्यूलेशन भी मनोविज्ञान में खूब प्रसिद्ध शब्द है। तो इसको अभिवृत्ति टीका हिंदी में करना हो तो कर लीजिए, एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। कभी कोई आपसे पूछे कि किसी का एटीट्यूड बदलने में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, बोलना 5 आ सकती हैं, ये 5 लिख के आ जाना। अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो टॉपिक ये था कि किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियां उसके विचारों पर क्या असर डालती हैं। और मैं समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी अभिवृत्तियां नए विचारों को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होने देती हमें। उसकी वजह क्या होती है? देखो, किसी का एटीट्यूड चेंज करने के जो तरीके हैं अभी हम पढ़ेंगे। एक मोटा सा शब्द नोट कर लीजिए, परसुएशन। परसुएशन का मतलब है उन सारी क्रियाओं का समुच्चय जो किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को चेंज करने के लिए की जाती है। समझाना, बुझाना, प्रभावित करना, प्रभाव उत्पादन, फलाना ठिकाना, जो भी शब्द करना चाहें। कोई आपकी राय बदलने के लिए जब भी कोई प्रयास करे, उन सारे प्रयासों के समूह का नाम है परसुएशन। ठीक, और ये 24 घंटे होता रहता है। अब घर पे फोन करेंगे, पेरेंट्स ज्ञान दिए बिना फोन रखते नहीं नीचे, तो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं। आप भी जवाब में क्या करें, परसुएट कर रहे हैं। पापा ऐसे थोड़ा, तो पापा अरे नहीं मम्मी ऐसे नहीं होता है, अभी परसुएट कर रहे हैं, समझा रहे हैं उनको। कोई रिश्ता आ गया, पापा मम्मी ने कहा बेटे रिश्ता आया है, आपने कहा पापा अभी छोड़ दो ना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो, ग्रुप स्टडी करता हूँ, पार्क में, मजाक समझते हो आप, ऐसे रिश्ता विश्ता मत मंगवाया करो अभी। तो फिर आपने परसुएट कर दिया, वो भी सोचा बच्चा बड़ा गंभीर पढ़ रहा है, बेचारा कमरे में पार्क में हर जगह पढ़ता है, तो कितना सीरियस बच्चा है हमारा। फिर आप जैसे ही निकले अपने रूम से, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा है कि इस दिन ये बाबा जी ज्ञान देने वाले हैं 3 दिनों तक। फोटो लगी है और साथ में लिखा है अमेरिकी संसद में ज्ञान दे चुके हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्ञान दे चुके हैं, और दुनिया के 108 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनके पैर छू चुके हैं, और अभी आपके मोहल्ले में आ रहे हैं ज्ञान देने के लिए। आप नहीं लेंगे तो फिर क्या जीवन है आपका? परसुएट कर रहा है कि आ जाना प्लीज, आ जाना भाई, देखो प्लीज आ जाना, है ना, जरूर आना। ये परसुएट कर रहा है आपको। फिर आप चल ही रहे थे, अचानक किसी ने पर्चा हाथ में थमा दिया, उसमें लिखा कचौड़ी की नई दुकान खुली है पास में, ऐसी कचौड़ी की लोगों की उंगलियां पतली हो गई हैं खाने के बाद, इतना उंगली चाटी है कि उंगली पतली हो गई है उनकी, ऐसा ज्ञापन दिया है। फिर आपको लग रहा है कि भैया तो खाना होगा, और इसी बहाने उंगलियां साफ हो जाएंगी, तो वही चलते हैं, खाते हैं। सब परसुएशन है। टीवी ऑन किया, न्यूज देखे तो बीच में अचानक आ गया कि आपको ये समस्या है, कि आपको ये हो गया है, तो एक बार ये ट्राई कीजिए। याद नहीं रहता है, पढ़ते हैं कि तो भूल जाते हैं। शंख पुष्पी पी के देखिए, आपको लगा अच्छा यही प्रॉब्लम थी, आज जाके समझ में आया कि शंख पुष्पी पीनी, इसलिए याद ही नहीं रहता है। फिर अब तुरंत गए शंख पुष्पी लाने के लिए। फिर किसी ने बताया कि आपकी शादी इसलिए नहीं हुई कि आप सांवले हैं, तो गोरेपन की क्रीम लानी होगी उसके लिए। फिर आप जैसे लेने गए तब तक वहां देखा कि उसे बताया गोरेपन की क्रीम लड़कियों की अलग होती है, मर्दों की अलग होती है। लड़की वाली क्रीम लगाते हो, इसी लड़की जैसे हो गए तुम, मर्दों वाली क्रीम लगाओ, शाहरुख खान बता रहे हैं। तो फिर मर्दों वाली गोरेपन की क्रीम ली वहां से, उसको पोता अपने मुंह पे। परिणाम वही का वही, ढक के 3 पाते, लेकिन कम से कम आपको लग रहा है कि प्रयास तो किया। ये सारे विज्ञापन, सारे भाषण, अगर न्यूज भी एक खास टच के साथ है, वैचारिक टच के साथ है वो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लास। ये जो क्लास होती है, मेरी या किसी की भी क्लास, ये परसुएशन का एक बड़ा स्वरूप है। 3 घंटे तक आप घेर के बिठा लेते हैं, और 3 घंटे में आपके विचारों पर इतने हमले कि लहूलुहान होके थोड़े बहुत विचार बदल के आप लौटते होंगे। लगभग हर रोज दशमलव में चेंज हो जाता होगा, हर रोज थोड़ा बहुत। और ये भी जो हो रहा है ना, जलियांवाला बाग टाइप से हो रहा है, घेर के बिठा लिया है, और उसके बाद एक बंदूक वाला आदमी लगातार गोलियां बरसा रहा है आपके ऊपर। तो ये परसुएशन है, समझ गए? तो एक वाक्य में किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए सजग रूप से किए गए सभी प्रयासों के समूह का नाम है परसुएशन। स्पष्ट हो गया? परसुएशन क्यों फेल होता है, इसके 5 कारण ये हैं। बेशक आपसे ये पूछे व्हाई डज परसुएशन फेल, या पूछें कि किसी की अभिव्यक्ति को बदलने के प्रयास में क्या बाधाएं आती हैं, इन दोनों का उत्तर सेम होता है, एक ही आंसर होता है दोनों का। तो क्या उत्तर है? पहला है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को थोड़ा ज्यादा परसुएट कर दिया, कई बार लोग परसुएट थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं, और जैसे ही आप किसी को ज्यादा परसुएट करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मेरी स्वाधीनता खतरे में है, मेरी चिंतन की स्वाधीनता, मेरी निर्णय की स्वाधीनता खतरे में है। और देखिए, व्यक्ति को ना जब तक उसका पेट ना भरा हो तब तक बात अलग है। पेट भरे व्यक्ति को सबसे ज्यादा रुचि अपनी स्वाधीनता में होती है। खाली पेट है तो सबसे ज्यादा रुचि रोटी में होती है। पेट भरने के बाद सबसे ज्यादा रुचि अपनी स्वाधीनता में, वो नहीं छोड़ना चाहता स्वाधीनता। इसे जो बच्चे दिल्ली आते हैं ना, पहले रोते कि नहीं जाएंगे मम्मी, नहीं जाएंगे मम्मी, हम कैसे रहेंगे दिल्ली, मम्मी कहते बेटा जाओ पढ़ो, नहीं मम्मी गए दिल्ली 3 दिन भाग के आए थे, नहीं मम्मी रहा नहीं जा रहा, वहाँ तो छोटी छोटी गलियां हैं, पड़ोस में नाला है, कैसे रहेगा मम्मी। फिर पापा आते हैं, लात मार के बिठाते हैं यहाँ पर, अगर 10 दिन तक है ना हाथ तोड़ दूंगा।
फिर बच्चा 10 दिन किसी तरह से गुजारता है रोते पीटते, और 6 महीने बाद उसके बाद मम्मी कहती है बेटा आ जाओ एक दिन के लिए। मम्मी यहाँ बहुत बिजी हूँ मम्मी, क्लास चल रही है, लगातार पार्क में क्लास चल रही है, क्या करूँ मम्मी रोज रोज क्लास चल रही है मम्मी, क्या करूँ। जो बच्चा दिल्ली आने को तैयार नहीं था अब दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं, यहाँ से जाता है 6 दिन के लिए, सेकंड डे बोलते मम्मी एक्स्ट्रा क्लास लगी जाना पड़ेगा, वहाँ मन ही नहीं लग रहा। किससे बात करें, उस लेवल कोई है नहीं जो लेवल चाहिए आपको, किससे बात करें। ये होता है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि वहीं उसी माहौल में वापस आ जाएं जिस माहौल से आप गए थे। तो स्वाधीनता, क्योंकि यहाँ क्या मिलती है, स्वाधीनता मिलती है। घर जेल है, हॉस्टल स्वाधीनता है, वहाँ 3-4 दोस्त हैं, गैंग है पूरा। खाना क्या बनेगा हम तय, घर पे तय नहीं कर सकते, टिंडा ही बनेगा, खाओ टिंडा चुपचाप, नहीं खाओगे 2 और खाओगे साथ में। तो यहाँ टिंडा कोई बना के देखे, हॉस्टल में संविधान लिखा है कि टिंडा असब्जी घोषित किया जाता है वो अनुच्छेद 17 है, टिंडे को सब्जी नहीं माना जाएगा, बात खत्म हो गई, अब टिंडा सब्जी है ही नहीं, तो आपने घोषणा कर दी। ये जो आज़ादी है ना, मौज मस्ती आज़ादी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए गलियां छोटी हों, नाले की बदबू आती हो, 1000 समस्याओं के बाद भी जो चीज़ है आज़ादी, उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी को परसुएट करो, अच्छा परसुएटर किसी को परसुएट करते हुए उसकी आज़ादी छीनने का भाव नहीं लाता है, हमेशा बोले आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए, आपकी चॉइस है, मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ जहाँ तक मेरी राय है वो ये राय है, इस तरह से बात करता है। जो गधे किस्म के परसुएटर्स हैं आज़ादी छीन लेते हैं सामने वाले की, नहीं यही ठीक है, यही ठीक है बेटा, ये ठीक है, जिससे देखो ये ठीक है ना मेरा, ये ठीक है ना। तो बच्चा बोलता है ऐसे मम्मी अब मैं जिंदगी भर कुमार रहूंगा, इससे शादी नहीं करूंगा। इस स्थिति को रिएक्टेंस कहा गया है, विरोध पैदा हो जाता है। आप किसी दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए आपने कहा मोबाइल दिखाओ मुझे, किसका, ओप्पो का मोबाइल दिखा दो। दुकानदार को ओप्पो में कमीशन कम मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है वीवो में। अब उसको बेचना वीवो है, आपको आपका इंटरेस्ट जा भाड़ में, उसको वीवो बेचना है। समझदार हो तो पता क्या बोलेगा, ओप्पो चाहिए, हरी लीजिए ओप्पो, ये वाला लीजिए। आप कहेंगे ओप्पो में कौन से, ये सारे मॉडल ओप्पो में कौन सा लेंगे। आपने कहा अच्छा तो लग रहा है, कौन सा लूँ आप बताइए। सर मुझसे मत पूछिए, मुझसे पूछेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आपको जिज्ञासा हो गई, आपने कहा मतलब नहीं सर छोड़िए, लीजिए ना, ठीक है ठीक। आपने नहीं बताओ, अरे सर ओप्पो बेकार है, बाकी आपका चॉइस है ना, वही लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो नहीं पूछा, ठीक से बताओ। सर ओप्पो की कंप्लेंट इतनी आती है ना, 100 लोग ले जाते हैं, 80 वापस ले जाते हैं, इतनी समस्याएं इसमें आती हैं। फ़ोन तो वीवो है, लेकिन आपको ओप्पो पसंद है, ओप्पो ले लीजिए। अब फाइनली कौन सा बिकेगा, वीवो, क्योंकि इसको अदा है। अदा नहीं हो क्या बोलेगा, आप कहेंगे ओप्पो तो, सर ओप्पो में कुछ नहीं रखा, वीवो ले लो। कह रहे ओप्पो दिखाओ, अरे सर ओप्पो में कुछ नहीं रखा, बकवास फोन है, वीवो अच्छा लीजिए। कह रहे मर जाऊंगा पर वीवो नहीं लूंगा, समझ गया। ये जो विरोध का भाव आता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, क्योंकि इसमें स्वाधीनता खतरे में पड़ गई, ये भाव आता है, समझ गए। जब पेरेंट्स रिश्ता दिखाएं तो कैसे रिएक्ट करना है, बोलेंगे बेटा रिश्ता है हमें अच्छा लगा तुम बताओ, तो पहला जवाब क्या देना है, मम्मी आप कह रहे ठीक ही होगा, मम्मी देखना क्या है, मम्मी जो आपको ठीक लगे देख लीजिए, पहला जवाब ही देना है। इस मतलब हाँ नहीं बोल रहे, ये नहीं बोलने की अच्छी शुरुआत है। फिर माँ बोलेगी बेटा देख तो लो, फिर आप कह रहे देख के, मम्मी कोई बात नहीं ठीक है मम्मी, देख लो मम्मी जैसा आपको ठीक लगे। और एक बार क्या बोलना, कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं ठीक है मम्मी। मम्मी नहीं बेटा सही से बताओ, क्या छोड़ दो मम्मी, आपने पैदा किया, परवरिश की है, मैं कैसे कैसे, ठीक है मम्मी ठीक है। अब मम्मी खुद ही लड़ जाएंगी आपके फेवर में कि मेरी बच्ची का मन नहीं कर रहा, ऐसे शादी कर दोगे इसकी, सवाल ये। और जहाँ पे मम्मी ये क्या बात हुई, मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं आपने। मैं अच्छा इधर इधर चिमटा उठा के जो चिमटा सुपाई उसके बाद तेरे से पूछेंगे हम शादी से पहले, हमारे खानदान में आज तक नहीं पूछा गया। परसुएड करने के लिए ना सामने वाले को महसूस करवाइए कि आप उसे समर्थन कर रहे हैं। समर्थन की मुद्रा में हल्का हल्का दशमलव में विरोध करते करते कितनी खुशी होगी कि बताओ ऐसी करूंगी, ऐसे ही करो, नोट बना लो इस बात के, ठीक है। चलिए दूसरा है फोर वार्निंग। फोर वार्निंग का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी को परसुएड करने वाले हैं और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि आप उसे परसुएड करने वाले हैं, तो वो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है सामने वाले को, सामने वाला मतलब जिसको परसुएड करना है, सामने वाले को एहसास हो जाना कि आप उसे परसुएड करने वाले हैं। कभी एहसास मत होने दीजिए, जहां एहसास हुआ मामला खत्म। रैंडमली कीजिए, अचानक कीजिए, ऐसे घेर के नहीं। साइकोलॉजी में कहावत है, टू बी फोर वार्न्ड इज टू बी फोर आर्म्ड। इसका अर्थ समझाता हूं, पहले समझिए क्या इसका मतलब हुआ। जैसे पेरेंट्स जो गधापन करते हैं कई बार, जैसे उनकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लिए हानि कर रही है, तो एक दिन लड़की को बुलाया, बेटा एक बार घर आ जाओ। बेटी कह रही पापा दिल्ली में पढ़ाई होती है, कैसे आ जाऊँ। पापा ने बेटा दादाजी ना आखिरी सांसें गिन रहे हैं, आना ही होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे। दादाजी पिछले 6 साल में 6 बार आखिरी सांस गिन चुके हैं, हर बार लौटाते हैं क्या कर, बेचारी फिर चलेगी, क्या पता इस बार आखिरी वाली आखिरी सांस हो। गई वहां, दादाजी स्वस्थ एकदम बैठे, और जब बेटी आ गई उसका बेटा मुँह धो लो फिर बात करेंगे। तो मुँह धोया, फिर बुलाया बेटा ड्राइंग रूम में आ जाओ। ड्राइंग रूम में घुसी, देखा सामने दादा दादी, पापा मम्मी, ताऊ ताई, चाचा चाची, यहाँ तक कि बड़ा भाई बड़ी बहन सब सीरियस बैठे हुए हैं। अब कुछ कहने की जरूरत बची है। अब जैसे इसने देखा, बात शुरू होने से पहले इसके दिमाग में क्या जवाब दूंगी, कैसे रोकना है, कैसे खारिज करना है, ये दिमाग में शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन हो जाता है, एकदम किले की तरह मजबूत हो जाता है। फिर सबसे बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा हम सब सोच रहे थे, समझिए क्या एक ही बात सोचते हैं बेरोजगार लोग, क्या सोचते हैं उसके अलावा, कि बेटा तुम्हारी उम्र 22 साल हो गई, हमारे खानदान में आज तक कोई 14 के ऊपर निकला था, तुम 22 की हो गई हो। गली मोहल्ले के लोग पूछते हैं कि शादी कब होगी, उन्हें क्या जवाब दें। तो बेटी कह रही उन्हें क्यों जवाब देते हो, ऐसे लोगों से बात ही क्यों करते हो, अच्छे लोगों से बात करो। नहीं बेटा समाज की कोई चीज़ होती है,
तुम तो सामाजिक हो नहीं। हमें तो समाज को झेलना पड़ता है, समाज में हमारी साख है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, 40 साल में अर्जित की है, मजाक थोड़ा है। यही सब ड्रामा होता है घर में। अब ये लड़की लगातार आर्गुमेंट सोच रही है, इसको इतना स्पेस मिल गया आर्गुमेंट सोचने का कि आज तो कुछ भी हो जाए ये तैयार होगी ही नहीं, क्योंकि इसको पूरा टाइम मिल गया सोचने का। परसुएशन का सही तरीका चुपचाप अचानक घूम रहे थे दादा सामने, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे घूम रही। अच्छा अच्छा आओ चलो घूमते हैं, और सुनाओ क्या हाल चाल, दिल्ली में सब ठीक चलो, भाई ठीक चलो, अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शादी वादी मत करना भी। इसको क्या हो गया दादाजी को? यहाँ से बात शुरू होगी, आधे घंटे में छोरी तैयार हो जाएगी शादी के लिए। और जहाँ आपने पीछे पड़ के कहा, इसके एकदम एंटीना खड़ा हो जाएगा एकदम कि 8 बुड्ढे बैठे, मनोज बैठे, एंटीना। और अब ये 4 वार्न्ड है, पूर्व चेतावनी मिल गई, और 4 आर्म्ड हो गई, पहले से हथियार इकट्ठे कर लिए हैं। टू बी 4 वार्न्ड इज टू बी 4 आर्म्ड। पहले चेतावनी मिल जाने का मतलब होता है पहले से हथियार तैयार कर लेना। और ऐसे व्यक्ति को आप परसुएट नहीं कर सकते, कितना भी जोर लगा लीजिए, जो पहले से चौकन्ना है। सामने वाला चौकन्ना ना हो पाए, ये आपकी पहली कंडीशन है, और उसे परसुएट ठीक से करना है। तीसरी स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति सिलेक्टिव अवॉइडेंस की स्थिति में आ जाता है। ये और कठोर स्थिति है। इसमें क्या होता है, देखिए आप जिन एटीट्यूड्स को लेकर बहुत फिक्स हैं, बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, पर आपको डर भी लगता है, भाई जो पक्का सांप्रदायिक है, पक्का जातिवादी है, उसे भरोसा बहुत रहता है। मूर्खता में आत्मविश्वास चरम स्तर का होता है। जब तक उसे कोई कायदे का आदमी सवाल पूछने वाला नहीं मिलेगा, वो सुपर आत्मविश्वास में रहता है, एकदम झंडे गाड़ देगा आत्मविश्वास से। जिस दिन किसी ने 4 सवाल कायदे के पूछ लिए तथ्यों के साथ, उस दिन उसको लगता है कि बाप रे फंस गया आज तो। लेकिन वो अपना एटीट्यूड चेंज करना चाह नहीं रहा, मान लीजिए, तब वो क्या करेगा? ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सिलेक्टिवली चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, और इसका नाम है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। जहां भी ऐसे तथ्य तर्क या विचार या तथ्य तर्क विचार देने वाले व्यक्ति सामने आएंगे जो उनके एटीट्यूड्स को चैलेंज कर सकते हैं, ये क्या करेंगे? उनको अवॉइड करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे। तो प्रभावित करने वाले तर्कों से या तथ्यों से दूरी बना लेना। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा कि जो बकरीद बनाते हो खराब नहीं लगता है? बेचारा बकरे ने क्या गलती की है, मार देते हो उसको। मुझे लगा कोई तार्किक जवाब आएगा अच्छा से। उससे क्या कहा, अरे अल्लाह जाने हम क्या जाने इसमें। उसको पता है कि इस प्रश्न का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको अवॉइड करना जरूरी है किसी तरह से। और अवॉइडेंस का फार्मूला क्या है? अल्लाह। हम क्या जाने, हम तो इंसान है, यार इंसान है, अल्लाह ने सोच समझ के किया होगा। और अगर मैं उससे 4 बार सवाल पूछ लूंगा, 5वीं बार क्या करेगा? रास्ता बदल लेगा कि यार सवाल बहुत पूछता है। और जहां सवाल पूछेंगे दुविधा होती है आदमी को, और दुविधा बुरी स्थिति है। कोई नहीं चाहता दुविधा में रहना, लोग चाहते हैं सहज रहना, कि मैं जो करता हूं, अच्छा बुरा जो करता हूं वो ठीक है, मैं इसी विश्वास से जी लूं, ये मेरे लिए संतोष के लिए आवश्यक है। तो जिन तर्कों से, जिन पत्रिकाओं से, जिन लेखों से, जिन अखबारों में ऐसे विचार छपेंगे जो चैलेंज करते हैं, वो अखबार छोड़ देगा, मैगजीन नहीं पढ़ेगा, और इनसे दूर भागेगा। वो टीवी चैनल नहीं देखेगा। जो भक्त काइंड के लोग हैं, मेरे 3-4 दोस्त हैं, बड़े पक्के बड़े भक्त हैं सरकार के, एनडीटीवी देखते ही नहीं। उनको पता है कि ये ठीक नहीं है चैनल, ये चैनल ही ठीक नहीं है, क्योंकि जब देखते हैं उनको तनाव होने लगता है। तो सबसे अच्छा है चैनल बंद रखो। कौन सा देखो? जी टीवी देखो, जी न्यूज़ देखो, हाँ जी न्यूज़, और आज तक देख लो, वो भी ठीक है। और जो जो तोड़ी बजा रहे हैं ना, उन सबको देखो। और वो कौन सा रजत शर्मा वाला जो है, हाँ वो सब देखो, उसको देख के शांति मिलती है। हाँ जो भी नाम मुझे नहीं पता था, उसको देख के शांति मिलती है। और यदि कोई एंटी गवर्नमेंट है, वो इन सबको नहीं देखेगा, उसको एनडीटीवी ही पसंद आएगा। ये स्थिति है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। इसका अगला स्तर है बायस्ड एसिमिलेशन। जब दिमाग और ज्यादा खराब हो जाए तो स्थिति होती है बायस्ड एसिमिलेशन की। भाई अच्छा लगा? वंस मोर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई एटीट्यूड है, आप मेरी क्लास में बैठते हैं, मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे उस एटीट्यूड पे हमला हुआ, और आपको लग रहा है कि नहीं यार वो तो मेरे जीवन का आधार है, उसे मैं कैसे चेंज कर लूं। तो आप क्या करेंगे? मेरी उन बातों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे जिन बातों से असर पड़ता है उस विशेष बात को लेकर। तो ऐसे तर्कों, तथ्यों, विचारों को अवॉइड करना जो आपके एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस। आप मुझे अवॉइड नहीं कर रहे, आप मेरे सारे विचारों में से कुछ खास चीजों को सिलेक्ट करके अवॉइड कर रहे हैं। तो ये क्या स्थिति है? सिलेक्टिव अवॉइडेंस। इसकी अगली स्थिति जो आ जाएगी वो होगी बायस्ड एसिमिलेशन। इसका मतलब ये होगा कि जब कोई आपके एटीट्यूड्स को प्रभावित करना चाहे और आप उन एटीट्यूड्स को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, नहीं चेंज करना चाह रहे, सामने वाला तर्क दे रहा है, तथ्य भी दे रहा है, तथ्य प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने, कि डेटा है, देखो ना ये डेटा है, ये आर्गुमेंट्स हैं, आप उन आर्गुमेंट्स का जवाब देने की हालत में हो नहीं, तथ्य को चैलेंज कर नहीं सकते हो। अंत में डिफेंस मैकेनिज्म, खुद को बचाने का एक ही सुरक्षात्मक तरीका बचता है कि आप जो व्यक्ति परसुएट कर रहा है उसकी नीयत पर शक करना शुरू कर दे, और आप कहें कि जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वह खुद पक्षपाती है, जेन्युइन नहीं है। तो परसुएडर जो है, प्रभावित करने वाला जो व्यक्ति है, उस पर शक करने लगना। जैसे कोई अगर भक्त ये कहे कि एनडीटीवी है, तो ऐसे दल्ला चैनल है, तो ये है, तो वो चैनल है, अरे तो इसने तो पैसे ले रखे मोदी के खिलाफ बोलने के लिए। अब क्या हुआ? अब उस पर क्या बता रहे हैं इससे मतलब नहीं, आपने चैनल को ही खारिज कर दिया। और इसका रिवर्स किसी लेफ्टिस्ट से पूछिए कि भैया आज तक, अरे यार आज तक तुम चैनल पहले ठीक करो, अपना लेवल पहले सुधारो,
आज तक देखते हो, बात मत करो हमसे, जाओ यहाँ से। वो ऐसी बात करेंगे। अगर आपने गलती से कहा कि पांचजन्य में एक रिपोर्ट छपी है इस बार, पांचजन्य पढ़ते हो तुम, जाओ तुम अस्पृश्य हो, जाओ भागो जाओ। पांचजन्य जानते क्या होता है? आरएसएस का मुखपत्र है। मुखपत्र क्या होता है? मुंह पे चिट्ठी, मतलब उनका मुख्य अखबार, जिस अखबार में वो अपनी बात लिखते हैं उसको मुखपत्र कहते हैं। अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर, हिंदी में पांचजन्य। तो पांचजन्य जो है वो आरएसएस का पत्र है। स्वाभाविक है कि उसकी रिपोर्टिंग आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी रिपोर्ट हमेशा तथ्यात्मक रूप से गलत होगी। कुछ रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से ठीक हो सकती है, स्पेशली अगर किसी लेख में ऑथेंटिक रिपोर्ट्स का हवाला दे रखा है। आप उन रिपोर्ट्स को तो खारिज नहीं कर सकते ना। और यदि दिक्कत है उस रिपोर्ट को मैच कर लीजिए इंटरनेट से कि रिपोर्ट वैसा तो नहीं गलत पेश कर दी हो। लेकिन जब कोई किसी लेफ्ट मैगजीन को या राइटेस्ट मैगजीन को सिर्फ इसलिए खारिज कर दे कि यार नहीं ये होता ही ऐसे है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको बोलते हैं बायस एसिमिलेशन। मैं सामने वाले की विश्वसनीयता को ही स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैंने इसको सुन लिया, पढ़ लिया, तो हो सकता है मेरा एटीट्यूड चेंज होने लगे और मैं इस एटीट्यूड का चेंज होना बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। ये चौथी स्थिति है। और पांचवी स्थिति जिसमें ये प्रोसेस फेल हो जाता है, एटीट्यूड चेंज करने का प्रोसेस, को बोलते हैं अभिवृत्ति टीका। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं इसको समझने के लिए कई बार एक एग्जांपल दिमाग में रखता हूं, और वो ये है कि जिन लोगों ने अमेरिका में उस WTC को तोड़ा था हवाई जहाज से, 16 लोग थे जो 3 या 4 हवाई जहाजों में उड़े और उन्होंने उस हवाई जहाज के फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है समझने का, मतलब एक बात तो मैं ये भी सोचता हूं कि इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। हम कहते हैं कि आतंकवादी बहुत कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, सब कहना ठीक लगता है, कहना भी चाहिए। सच ये नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए। कल्पना कीजिए कोई आपसे कहे कि हवाई जहाज उड़ाना है, और जिस हवाई जहाज में बैठे उड़ा रहे हैं उसे बिल्डिंग में घुसा देना है। 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाई जहाज को उड़ाते हुए एक बिल्डिंग में घुसा देना है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, सबसे आगे आप बैठे हैं, सबसे पहले मौत उसी की होगी जो ड्राइव कर रहा होगा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से परखच्चे उड़ जाएंगे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, कायरता चाहिए, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर डाउट होना, एक काम करना, साइकिल उठाना, साइकिल तेज चला के दीवार में मारना सामने, सिर्फ साइकिल। साइकिल की स्पीड मुश्किल से 25-30 तक आप लेके जा पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं कर पाएंगे आमतौर पे। 30 की स्पीड पे साइकिल को सभी दीवार में मारना है। जनरली कुछ होगा नहीं, केवल जोर से झटका लगेगा, थोड़ा तेज हुआ तो एक बार धम से वहां जाके थोड़ा सिर भी फूटेगा, तो खास नहीं होगा, मतलब कोई मरेगा नहीं उससे, तो बहुत होगा, गुमटी निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा निशान आ जाएगा और क्या होगा इसके अलावा। तो आज ट्राई करना और सोचना कि साहस चाहिए या इसके लिए या कायरता चाहिए। साइकिल तो कोई दे देगा, किसी मांग लेना, मोटरसाइकिल, अरे बाइक तो है आप लोगों के पास, बाइक कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा कोई बात नहीं है ना, तो एक काम करना, भाग के जाना नाले की तरफ और रुकना मत, ठीक है। साइकिल भी नहीं चाहिए, और आसान, सामने दीवार है, भाग के जाइए, ब्रेक मत लगाइए, और सिंपल है। साइकिल भी क्यों चाहिए, बिना साइकिल के जाओ। फिर ये सोचना कि कोई आदमी हवाई जहाज बैठ के बिल्डिंग में घुसा रहा है, तो उसके लिए कायरता चाहिए कि साहस चाहिए। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति अलग अलग देशों से, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भूमिका में हमारा प्यारा पड़ोसी देश रहता ही है ऐसे मामलों में, पाकिस्तान, ऐसे सभी व्यक्तियों की जो पढ़ाई लिखाई होती वहीं होती है, वहीं वो इतने महान बनते हैं, फिर जाते हैं अलग अलग देशों में। तो ये लोग करीब 2 साल पहले अमेरिका पहुंचे, अलग अलग देशों से, एक जॉइंट ऑपरेशन था। 2 साल अमेरिका में रहे, 2 साल तक नफरत को सिंचित रखा या संचित रखा, और फिर हमला किया। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे इनको कहा गया होगा अमेरिका ऐसा देश है, वैसा देश है, जैसे भारत के बारे में भी ऐसा होता है ना, कोई आतंकवादी आया, भारत ये देश है, वो देश है, यहाँ आ गया 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद ऑपरेशन करना है। उस 6 महीने में या उस 1 साल में वो भारत के लोगों से मिलता ही होगा, सिचुएशन देखता ही होगा, वो भी अमेरिका में देखते ही होंगे कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, वहां पर आजादी कैसे काम करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या लेवल है, संविधान कैसे काम करता है। 2 साल तक उन व्यक्तियों का दिमाग चेंज क्यों नहीं हुआ? उनका ये एटीट्यूड कि अमेरिका गंदा देश है 2 साल अमेरिका में रहने के बावजूद चेंज क्यों नहीं हुआ? और क्यों उसके बाद भी उन्होंने उस देश के 4-5 हजार लोगों की हत्या कर दी? ये कैसे होता है? इसका तरीका सोशल साइकोलॉजी में माना गया है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। इसका मतलब अभिवृत्ति की वैक्सीन लगा दो। और आपको अच्छे से पता है कि वैक्सीन का सिद्धांत क्या होता है। मेडिकल साइंस दरअसल इलाज नहीं करती है, वो हमारे शरीर के सिस्टम्स को हमारे शरीर पे अप्लाई कर देती है। हमारे शरीर का सिस्टम ये है कि जब कोई एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज उस एंटीजन को मैनेज कर लेंगे। और यदि कोई एंटीजन बहुत एग्रेसिव किस्म का आ गया कि जब तक एंटीबॉडीज बनती उससे पहले ही एंटीजन ने काम तमाम कर दिया, तो हम मर जाते हैं। कितना सिंपल मैकेनिज्म उस वैज्ञानिक का रहा होगा जिसने कहा कि अरे यार बचाना है ना, कुछ मत करो, जिस जिस बीमारी से लोग मरते हैं उस बीमारी की हल्की सी डोज पहले दे दो, इतना ही करना है बस। जो बीमारी हमें हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, जैसे पोलियो हो सकता है, उसकी हल्की सी डोज जिसका असर इतना ना पड़ जाए कि दिक्कत हो जाए, वो दे दो। एंटीजन्स मिल गए, एंटीबॉडीज तैयार हो गई। अब अगली बार जब भी अटैक होगा एंटीबॉडीज पहले से तैयार हैं और वो उसको तुरंत हमला करके खत्म कर देंगी। इसी कंसेप्ट से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और वैक्सीनेशन मेडिकल साइंस से सबसे सफल प्रयोगों में से एक है अब तक के। इसको साइकोलॉजी में लेके आ जाइए। हमने 16 व्यक्तियों को तैयार किया अमेरिका में जाके हमला करने के लिए, और ये जो मैं हमने कह रहा हूँ ना, इससे मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैंने तैयार नहीं किया था, है ना, कहीं आपके लो जी प्रमाण मिल गया, अब तो साबित हो गया, है ना। तो उन लोगों ने 16 ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जो अमेरिका में जाएंगे, वहाँ हवाई जहाज चलाना सीखेंगे, उड़ाना सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, योजना बनाएंगे, चीजें इकट्ठी करेंगे और हमला करेंगे।
उनको पता था कि ये लोग 2 साल वहां रहेंगे तो 2 साल में इनका दिमाग चेंज हो सकता है। किसी का दिमाग चेंज ना हो जाए इसका सिंपल तरीका है कि वहां उनको जो विचार मिलेंगे उन विचारों की हल्की सी डोज पहले देके रख दो, लाइट डोज। ये कैसे होगी? जैसे कोई भारत आ रहा है आतंकवादी मान लीजिए पाकिस्तान से, उसे वहां पर जो ब्रेन वॉश करने वाले शिविर हैं वहां सिखाया गया कि भारत के लोग बड़े गंदे होते हैं, मुसलमानों की ऐसी हालत है, इतना मारते हैं मुसलमानों को वहां पर, हिंदुओं का राज्य है वो तो क्या है, दारुल हरब है, क्या होता है, यही होता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ हाँ, तो सारे काफिर रहते हैं, अरे अल्लाह ने कहा है हिंदुस्तान को खत्म कर दोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगे जन्नत में, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, ऐसा ऐसा कह के उस बच्चे का दिमाग खराब कर दिया। और वो बच्चा कसाब नाम का बंदूक लेके आ गया कि चलो अल्लाह की हुकूमत को कायम करना है और काफिरों से मुक्त करवाना है। अब ये जो आए, ये तो आए एक ही रात को आए, धड़ गोलियां मारी, गोली खाए, मर गए, खत्म हो गए, एक फंस गया जेल में, वो बाद में मर गया। पर जो आते हैं इस तरह से कि 6 महीने पहले तैयारी भी करनी है। मान लीजिए किसी इलाके में रहे, जब संसद पे हमला हुआ ना तो संसद के हमलावर आमतौर पर गांधी विहार में रहे थे, कुछ मुखर्जी नगर, कुछ गांधी विहार, कुछ कृष्ण कॉलोनी, यही 3 इलाके थे और कई महीने रहे वो लोग यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रहने वाले सब लोग ऐसे होते हैं, है ना, आप चिंता ना करें। तो मान लीजिए कि वो आए और किसी स्थान पर रहने लगे, सुना था कि मुसलमानों की हालत, और कहीं सामान खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, सब्जी बेचने वाला मुसलमान है। उससे पूछा भाई ठीक है यहाँ माहौल? कुछ बोल दे, मैं कन्याकुमारी से आया हूँ या बिहार से आया हूँ, यहाँ मुसलमानों की हालत ठीक रहती है भाई, मैं भी तुम्हारी कौम का ही हूँ। और वो कह रहा है अरे हुजूर यहाँ सब ठीक रहता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, टमाटर सबके लिए जैसा है, खाओ ना तुम, मस्त रहो। अरे सही से बता, अरे सही बता रहा, एकदम ठीक है। उस ट्रेनिंग कैंप वाले को पता है कि ये हो सकता है भारत में, और अगर ये हो गया तो ये हमला करेगा नहीं, फिर दिमाग घूम जाएगा। तो पहले क्या सिखाएंगे, देखो हिंदुस्तान के मुसलमान इतने डरे हुए हैं कि खुल के बोल भी नहीं सकते क्या हालत है। किसी से पूछोगे ना बोलेंगे सब ठीक है, इतना खौफ है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, केजरीवाल ने लगा दिए, और वो चेक करते हैं कि हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। अगर कोई उदास होकर भी बोले कि सब ठीक है, उसे गोली मार देते हैं। हंस के बोलना होता है कि सब ठीक चल रहा है। इतने मजबूर हैं हमारे भाई लोग वहां पर, इसलिए तुमको भेज रहे हैं, अल्लाह ने भेजा है कि तुम जाओगे तब मुक्ति होगी। करोगे काम? हाँ मैं करूंगा, अल्लाह के लिए क्यों नहीं करूंगा। अब वो आया, मिल गया मुसलमान सब्जी वाला, उससे पूछा भाई यहाँ सब ठीक है वगैरह, अरे यहाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यही बताया था, डरा हुआ है बहुत। क्या चिंता ना करो मैं आ गया हूँ। कह चिंता किस बात की, टमाटर लो जाओ, चिंता किस बात की। कह नहीं मैं समझ रहा हूँ यार, तुम चिंता ना करो, सारे भाइयों की मुक्ति मैं ही करवाऊंगा। कह रहे भाई के ताऊ टिंडा ले, जो लेना है ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं नहीं ठीक है। गया रूम पे, डायरी में लिखा, इतने डरे हुए कौम तो पहली बार देखी है, इतना डरे हैं कि हंस हंस के कहते हैं कि हम ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? टीका पहले लगवा के आया है, एंटीबॉडीज पहले तैयार है, कितना ही विचार दे लीजिए एंटीबॉडीज पहले से तैयार है उसके अंदर, असर नहीं पड़ेगा। और इसलिए जो खतरनाक थिंक टैंक होते हैं अपने कार्डर्स को या कैडर्स को पहले से एटीट्यूड इनोक्यूलेशन की स्थिति में ले जाते हैं ताकि उनका एटीट्यूड को चेंज कर ना सके। समझिए कहानी? अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एटीट्यूड्स का हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं जो कहना चाह रहा था, हमारे विचार बदलेंगे या नहीं ये इस बात से तय होता है कि हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं। और ये 3 स्थितियां ऐसी हैं जो हमारे एटीट्यूड्स की वजह से नए विचारों को स्वीकार करने से ही खारिज कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति फोर वार्निंग की सिचुएशन में है, या कम से कम 2 तो मुख्य रूप से हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड को लेकर इतना आग्रहशील है या आग्रही है कि वो विरोधी बातों को लेकर सिलेक्टिव अवॉइडेंस या बायस एसिमुलेशन की स्टेज में चला गया है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नए विचारों से, नए विचार उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। और इसलिए कोई व्यक्ति नए विचारों को सुनने समझने की ताकत रखता है या नहीं, यह भी काफी हद तक उसके एटीट्यूड से तय होता है। कुछ बुझाया कि बुझ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है ना? ठीक है। समझ नहीं तो क्या करना है? ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? बाकी बात ठीक है, चलिए। एटीट्यूड चेंज, अभिवृत्ति का परिवर्तन। तो नया टॉपिक है अभिवृत्तियों में कैसे परिवर्तन होता है, यानी चेंज इन एटीट्यूड्स। और यूपीएससी का ज्यादा फोकस इसी पे है कि जो लोग सिविल सर्वेंट्स बने, यदि उनके एटीट्यूड्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कैसे करेंगे, इसको लेकर उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो सबसे पहली बात यह कि एटीट्यूड का चेंज संभव है या नहीं। मुश्किल है पर संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना है अभिवृत्तियों के बारे में, अभिवृत्तियों का परिवर्तन मुश्किल है पर संभव है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि एटीट्यूड्स आमतौर पर स्टेबल होते हैं। आमतौर पर जो एटीट्यूड्स बन जाते हैं हमारे, वो जीवन भर बने रहते हैं। किसी किसी को ऐसा मौका मिलता है, ऐसी स्थितियां मिलती है कि उसमें चेंज ला सके। तो सबसे पहला बिंदु, एटीट्यूड का चेंज होना आसान नहीं है, लेकिन हाँ संभव है। तो यदि कोई आपसे पूछे कौन से एटीट्यूड्स या कौन सी अभिवृत्तियों का बदलना आसान है, कौन सी अभिवृत्तियां बदलना, अगर मैं इसके ही 2 हिस्से कर दूं, एक तरफ आसान, एक तरफ मुश्किल। आसान तो मतलब कोई भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली किनमें थोड़ा आसानी से परिवर्तन हो सकता है।
तो वही जो कुछ समय पहले हमने बात की थी वही बात फिर से कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एटीट्यूड ऐसा जो बायोलॉजिकली जेनेटिक आधार पे बना हुआ है, उसका बदलना आसान है मुश्किल है? तो मुश्किल में एक लिख लीजिए, बायोलॉजिकल, यानी एज से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ एटीट्यूड है, उसको बदलना आसान काम नहीं है। दूसरा, अगर उसका लिंक जेनेटिक है तो भी उसे बदलना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, यदि कोई एटीट्यूड डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बना हुआ है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो इसका बदलना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, सीधी सी बात है। मुश्किल में लिखा है तो मुश्किल ही होगा। ठीक। जो एटीट्यूड बहुत लंबे समय से आपका है और जो अभी हाल ही में बना है, इनमें से किसका बदलना आसान काम है और कौन सा मुश्किल है? जो लंबे समय से है। तो लंबे समय से जो एटीट्यूड चला रहा है उसको बदलना भी मुश्किल है। जितना दीर्घकाल है एटीट्यूड के, उसको बदलने में दिक्कत हमेशा ज्यादा आएगी। जिस एटीट्यूड से आपके जीवन को फायदा मिलता है, लाभ देने वाला एटीट्यूड, एक एटीट्यूड है उससे आपको फायदा होता है जीवन में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी फायदा हो, और लगातार फायदा हो रहा है उस एटीट्यूड से आपको, तो उस व्यक्ति के उस एटीट्यूड को बदलना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, है ना। लाभकारी कह ले, दूसरी भाषा में महत्वपूर्ण, किसी भी वजह से अगर वो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका में है तो बदलना मुश्किल होगा। और एक अंतिम बात, हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं, एटीट्यूड्स के बीच में सुसंगति का होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। और यदि सुसंगति नहीं है, देखिए सुसंगति के दो मतलब है यहां पर, ये बात शायद कल आएगी आपके सामने या परसों आएगी। कंसिस्टेंसी आपके एटीट्यूड्स को लेकर जब सवाल आएगा, दो है। पहला, आपके विभिन्न एटीट्यूड्स आपस में सुसंगत हैं या नहीं। दूसरा, आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर में सुसंगति है या नहीं। यदि इनमें से कहीं संगति नहीं है और आपको इस बात का अनुमान है कि संगति नहीं है, इस अवस्था का नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। आपको प्रश्नों में एक प्रश्न लिखवाया था कि संज्ञानात्मक असंगति क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, इससे क्या प्रभाव होते हैं, इसके बाद वही टॉपिक आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके एटीट्यूड में संगति नहीं है ना, तो लोग सवाल पूछेंगे, आप लज्जित हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, मैं तो सुश्री मायावती का बड़ा सम्मान करता हूँ। ऐसा कोई भी नेता जो कठिन परिस्थितियों से निकल के सामने आया है, मैं तो उसका सम्मान करता हूँ। पार्टी से मतलब हो ना हो, मुझे नेताओं में बड़े गुण नजर आते हैं और उसमें मुझे इनमें भी नजर आते हैं। वोट नहीं देता हूँ, अलग बात है, लेकिन हाँ, सम्मान करता हूँ। तो मैं आपको अभी एक खास बात समझाना चाह रहा हूँ कि सुश्री मायावती की पॉलिटिक्स का पूरा आधार क्या है। आप में से कितने लोग बीएसपी के समर्थक हैं? हाथ खड़ा कर जरा, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। हाँ, एक दो, सपा से हो, लेकिन घर वाले बसपा से हैं, तो मतलब ठीक है, मेरा मैनेज हो जाता है, चलिए बढ़िया। तो बीएसपी या सुश्री मायावती की पूरी पॉलिटिक्स का बेस एक ही है कि एक वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, वो गलत है, और जिसके साथ भेदभाव हुआ उसे मुख्य धारा में होने का हक है, बराबरी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। ये तर्क अपने आप में सही भी है। अगर समाज का वंचित वर्ग समानता हासिल करने के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट करता है, पॉलिटिकली मोबिलाइज्ड होता है, वोट के माध्यम से सत्ता हासिल करता है और सत्ता में आके ऐसे नियम बनाए जो सबके लिए बराबर हैं, इससे अच्छा लोकतंत्र का फायदा क्या हो सकता है? ठीक बात है। लेकिन जिस समय सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी पहली बार, जब ताकत आई, केंद्र में भी रही कुछ समय, उस समय की एक पार्टी की मीटिंग का फोटो मैंने देखा और उस पर खूब हल्ला भी मचा। ये बात करीब 15 साल पहले की होगी, शायद 15-20 साल पहले की। तो पार्टी की मीटिंग चल रही है, बसपा की सारे सांसद आए हुए हैं, सारे विधायक आए हुए हैं, और उस मीटिंग वाले स्थान पर केवल एक कुर्सी है और उस पर बैठी है सुश्री मायावती। बाकी सारे सांसद बैठे जमीन पर लाइन से। और तब एक बहुत रोचक सवाल उठा कि जो समुदाय हजारों साल से इस स्थिति में था और इसी स्थिति से निकलने के लिए जिसने एक आंदोलन किया, उसी समुदाय का नेता जब अच्छी स्थिति में आया, उसने अपने समुदाय के ही नेताओं के साथ वही व्यवहार क्यों किया? और यदि उसके बाद भी वही होना है, तो फिर सामाजिक परिवर्तन को कैसे मान लें कि ठीक हुआ? कुछ तो कमी रहेगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं कि एटीट्यूड्स के मामले में कोहेरेंस की कमी है, या एटीट्यूड और बिहेवियर में कोहेरेंस की कमी है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा, लालू प्रसाद की पार्टी राजद। तो ये सपा, ये राजद हो गई, और शरद यादव नीतीश कुमार की पार्टी कौन सी? जेडीयू, जदयू है ना, जदयू हो गई। तीन पार्टियां, ये तीनों पार्टियां सामाजिक न्याय के पक्ष में बात करती हैं। ठीक बात है, अच्छी बात है। ओबीसी जातियों के पक्ष में आंदोलन ज्यादा किया तीनों पार्टियों ने। ठीक है, क्योंकि मध्यवर्ती जाति हैं, उनके अधिकार कम थे, अधिकार का झगड़ा है तो पॉलिटिकल मूवमेंट होना ही चाहिए। पर इन तीनों पार्टियों ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया संसद में। अगर आप एक वंचित वर्ग के खिलाफ हुए व्यवहार के विरुद्ध लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरे वर्ग के विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ जो बिल आया, उस बिल पर आपकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी? इसका जवाब क्या होगा? इसका मतलब हमारे सारे एटीट्यूड्स आपस में सुसंगत नहीं होते हैं। कायदे से जो एक वंचना का शिकार है, वो दूसरे प्रकार के वंचित व्यक्ति का समर्थन करेगा कि भाई हमने भी झेला है, आपने भी झेला है, तो हम गाढ़े के साथी हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे जहां तक आपके सपोर्ट से हमें नुकसान ना हो रहा हो। आप हमारा कीजिए जब तक हमारे सपोर्ट से आपका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन मॉरली हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यही पॉलिसी होनी चाहिए, ये फिलॉसफी होनी चाहिए, पर नहीं दिखती है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं,
यदि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स में कोहेरेंस है, एक ये 5 एटीट्यूड्स हैं, पांचों आपस में सुसंगत हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, तो सुसंगत एटीट्यूड में बदलाव करना मुश्किल होगा। और यदि कोई एटीट्यूड बाकी एटीट्यूड से असंगत है, इनकोहेरेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसको बदलना आसान होगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं? हमारे विभिन्न एटीट्यूड्स में अगर सुसंगति है तो उनमें से किसी एक को बदलना मुश्किल होगा। लेकिन यदि 5 सुसंगत हैं, एक इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, हर मामले में आप इधर की बात कर रहे हैं, इस मामले में उल्टी बात कर रहे हैं, इस एटीट्यूड को घेर के बदलना आसान काम है। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि जो कोहेरेंट एटीट्यूड्स हैं उनमें से किसी को चेंज कर देंगे तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब इसका रिवर्स, कौन से एटीट्यूड को चेंज करना आसान है? जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से बने हैं, ठीक है ना, जो अल्प अवधि वाले हैं, यानी बहुत लंबे समय से आप उनके आदी नहीं है, कुछ ही समय पहले बने थे। तीसरा, आपके जीवन में कोई खास महत्व नहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि उनसे कोई लाभ नहीं मिलता आपको, बस है तो है, कोई लाभ नहीं मिल रहा खास, लाभ मिले तो आप सोचे भी। और अगली बात है कि जो आपके बाकी एटीट्यूड से असंगत या पृथक हैं, उन सबको बदलना आसान काम है, उनको बदलना मुश्किल काम नहीं है। यहां तक की कहानी स्पष्ट है आप लोगों को एकदम? तो सबसे पहला सवाल कोई पूछे, क्या अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की अभिवृत्तियों को बदलना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है? जवाब दे देंगे पूरा? ठीक है। अब देखिए, अभिवृत्ति परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? एटीट्यूड चेंज के टाइप्स क्या क्या हैं? 2 प्रकार का चेंज होता है। एक को बोलते हैं सुसंगत परिवर्तन और एक को बोलते हैं असंगत परिवर्तन। सुसंगत के लिए अंग्रेजी शब्द है कॉन्ग्रुएंट चेंजेस, दूसरा है इनकॉन्ग्रुएंट। तो चेंजेस 2 प्रकार के हैं, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। ये कंगारू से नहीं बना है, कहीं सोचे कंगारू जैसी फीलिंग आ रही है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सुसंगत या संगत, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज को बोलते हैं असंगत परिवर्तन। ठीक, संगत परिवर्तन का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि एटीट्यूड या तो हमारा सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। मतलब आमतौर पर कभी कभी सकारात्मक प्लस नकारात्मक भी होता है, जिसको एम्बिवेलेंट यानी कि उभयनिष्ठ अभिवृत्ति कहते हैं। जनरली सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। तो एक तो चेंज ये हो सकता है कि जो सकारात्मक है यानी कि प्लस है, वो बढ़ के डबल प्लस हो जाए। प्रतीक समझ रहे इसका? सकारात्मक था और सकारात्मक हो गया, यानी मात्रा और बढ़ गई, इंटेंसिटी और बढ़ गई। करेला अच्छा लगता था, अब उसके बिना जिया ही नहीं जाता है, करेला ही खाना है रोज, गली गली में ढूंढ रहे करेला कहाँ मिलेगा। तो यदि ऐसा है तो ये क्या हो गया, प्लस से डबल प्लस हो गया, यानी सकारात्मकता जितनी थी उससे ज्यादा और बढ़ गई है। दूसरा हो सकता है कि नकारात्मक था, अब डबल नकारात्मक हो गया। पहले किसी को देखे घिन आती थी, अब उल्टी भी आने लगी है। जैसे दूर से देखा वही शुरू कार्यक्रम, उल्टी करना। इतनी नफरत हो गई किसी को देखकर। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पहले भी था, उसका मुंह देख के दिन खराब होता था, अब तो मुंह देख के सड़क भी खराब हो जाती है। तो नकारात्मक से सुपर नकारात्मक हो गया। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट के 2 प्रकार हो गए, प्लस से डबल प्लस, माइनस से डबल माइनस हो गया। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि प्लस से माइनस हो जाए, यानी कि सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए। या तो पसंद करते थे, बाद में नाराज हो गए, नफरत हो गई। पहले था कि तेरे बिना जी नहीं सकता, अब क्या तुझे मार दूंगा जान से, गाड़ दूंगा जमीन में, फेंक दूंगा नाले में, तुझे तेरी गर्दन तैरती हुई मिलेगी। जब ये सब होने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एटीट्यूड सकारात्मक से घोर नकारात्मक हो गया है। और इसका उल्टा क्या होता है कि नकारात्मक था, वहां से हो गया सकारात्मक। कुछ भी हो सकता है, कोई चीज आपको, जैसे नॉनवेज नहीं खाते थे, नफरत थी, एक बार किसी ने प्यार से कहा मुझसे प्यार नहीं करते, खाओ ना, और आपने खा लिया पहली बार में कि तेरे लिए मैं मुर्गा, क्या तेरे लिए मैं गधा खा जाऊं, मुर्गा क्या चीज है, तो बोल तो सही। और किसी ने कहा तो मुर्गा खा लिया, और खाया तो लगा बड़ी सही चीज है। तो उसके बाद जिसने कहा था वो जीवन में नहीं है, मुर्गा चल रहा है उसके बाद भी। आप लोग हंसी मजाक के साथ समझ तो रहे ना कंसेप्ट। हंसी मजाक अपनी जगह, कंसेप्ट समझना जरूरी है। मेन बात हमेशा ध्यान रखना, मेन बात पढ़ाई है ना, बाकी सब सहायक बातें। तो 4 तरह के चेंजेस हैं, सकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक, नकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक। ये दोनों कौन से हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए या नकारात्मक से सकारात्मक हो जाए तो ये इनकॉन्ग्रुएंट यानी कि असंगत हैं। और आज यहीं रुकते हैं।